ये वीडियो थोड़ी सी लंबी है लेकिन इसकी कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वैसे ये एनिमे थोड़ा पुराना है, इस वजह से उसकी क्वालिटी शुरू में ज्यादा आपको थोड़ी अच्छी ना लगे, पर बाद में जाकर ये ठीक हो जाती है। तो मुझे बस 5-7 मिनट दीजिए इस कहानी को थोड़े अच्छे तरीके से समझाने के लिए। तो कहानी को बिल्कुल शुरू करने से पहले एक चीज बतानी है कि इस वर्ल्ड में कई लो लेवल डेमंस है और टोटल 12 हेवनली डीमंस है, जो कि डीमन गॉड भी कहे जाते हैं। साथ ही साथ कहीं कहीं में मॉन्स्टर वर्ड का भी इस्तेमाल करूंगा, इसलिए आप इन्हें भी डीमंस मान लेना। तो अब कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारी सीरीज का जो मेन कैरेक्टर है, उसकी मदर ने अभी अभी उसे जन्म दिया था, लेकिन तभी अचानक से उसके ऊपर बिजली गिर जाती है। इसी चीज से उसकी पूरी बॉडी जलकर खत्म हो चुकी थी, बस स्कल बचा हुआ था। लेकिन कमाल की बात यह है कि वो अभी तक मरा नहीं। वैसे इसके बाद अब हम एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ इन लोगों का जो मेन टेम्पल है, याकीमारू के फादर मतलब मेन कैरेक्टर के फादर वहाँ पर गए हुए थे। वहाँ पर जाकर पहले तो वो वहाँ का जो मेन पंडित था उसे खत्म करते हैं, और जो 12 हेवनली डीमंस गॉड के स्टैचूज थे उनके सामने आकर उनके साथ एक डील करते हैं। यहाँ पर वो खुद को ताकतवर बनाने के लिए अपने पहले सन को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार थे। 12 हेवनली डीमन गॉड ने उनकी बात मान ली, जिसके बाद अगले दिन जब हाकिमारू इस दुनिया में आया तभी उसके ऊपर बिजली गिर गई और सैक्रिफाइस पूरा हुआ। अब हाकिमारू के फादर वहाँ पर आते हैं और अपनी एक मेड से कहते हैं कि वो हाकिमारू को जाकर नदी में फेंक दे, जिससे कि अभी हाकिमारू जिंदा है तो वो मारा जाए, क्योंकि वो वैसे भी उसे नहीं पालना चाहते थे। अब उसकी जो मेड थी वो बिल्कुल ऐसा ही करती है, वो वहाँ से चली जाती है। पास की नदी के पास आकर जब वो हाकिमारू को नदी में फेंकने वाली थी तभी उसे एक बोट दिखती है। वो सोचती है कि क्यों ना वो इसी बोट में हाकिमारू को रख दे। तो अब वो जैसे ही उस बोट में हाकिमारू को रख बोट को आगे बढ़ाती है तो बोट जाने लगती है। अब वो वहाँ से लौट रही थी, लेकिन तभी एक डीमन आता है जो कि उसे खत्म कर देता है। उसी वक्त एक और ओल्ड मैन आते हैं जो कि बाद में फ्यूचर में जाकर हाकिमारू से मिलने वाले हैं। तो अभी वो ओल्ड मैन यहाँ उस डीमन को एक ही स्लैश में खत्म कर देते हैं। अब जब वो वहाँ से जा रहे थे तभी उनकी नजर उस बोट पर पड़ती है। उन्हें उस बोट के अंदर से एंशिएंट गोड की एनर्जी महसूस होती है, लेकिन वो वहाँ से जाना ही पसंद करते हैं। अब यहाँ से सीन चेंज होता है, हम उसी टाइम का सीन देखते हैं, लेकिन एक दूसरी जगह पर जहाँ पर अभी एक वॉर चल रही थी। वॉर के दौरान एक जो सोल्जर था उसने अपनी वाइफ को खो दिया। वो उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, लेकिन अब इसके लिए इस दुनिया में कुछ नहीं बचा। लड़ाई के बाद वो खुद को भी खत्म करने का फैसला करता है और एक बड़ी सी खाई में कूद जाता है, लेकिन नीचे गिरने के बाद वो देखता है कि वो मरा नहीं, क्योंकि उसे भगवान ने बचा लिया हाकिमारू के लिए। क्योंकि सामने उसे एक बोट दिखती है। जब वो बोट के पास आता है तो उसे पता चलता है कि उसके अंदर एक स्कल रखा हुआ है, लेकिन वो स्कल जिंदा है। ये चीज देखकर वो आदमी पहले डर गया था, लेकिन बाद में वो फैसला करता है कि वो इस लड़के को पालेगा। अब यहाँ जब हाकिमारू थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है तो उस आदमी को जानने को मिलता है कि हाकिमारू के अंदर कोई भी इमोशंस नहीं है। हाकिमारू को बिल्कुल बॉडी भी नहीं थी, इस वजह से उस आदमी ने ही उसे एक नकली स्किन और साथ ही साथ लकड़ी के बने हुए हाथ पैर दिए, जिससे कि वो चल पाए। अब हाकिमारू के पास सेंस भी नहीं थे, इस वजह से ना ही वो देख सकता था ना ही वो बोल सकता था, लेकिन देखने के लिए भगवान ने उसे एक एनर्जी टाइप की चीज दी है। मतलब उसे एनर्जी फोर्स दिखते हैं, जैसे नाइट विजन कैमरा में हिट दिखता है। इसी तरह से वो किसी की मदद से उस आदमी की ज्यादा मदद की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो आदमी पहले एक सोल्जर रह चुका है, इस वजह से वो हाकिमारू को लड़ने के तौर तरीके सिखाता है। इस दौरान वो हाकिमारू का नाम हाकिमारू रखता है। अब हाकिमारू करीबन 16 साल का हो चुका था। उसने इतने डीमंस खत्म कर दिया था कि इसकी कोई गिनती नहीं है, और इसी वजह से उसकी गॉड पावर्स एक्टिवेट होने लगती है, जिसके कारण धीरे धीरे कर उसके रियल बॉडी ऑर्गन जनरेट होने लगते हैं। ये देखकर वो आदमी बहुत खुश था। वैसे अब हाकिमारू पूरे 16 साल का कंप्लीट हो चुका है, इस वजह से उसे अपनी आगे की जर्नी अकेले कंटिन्यू करनी होगी। वो घर से जाने वाला था, लेकिन जाने से पहले वो पहली बार उस आदमी के गले लगता है, क्योंकि धीरे धीरे अब हाकिमारू के अंदर भी इमोशंस आने लगे थे। अब असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। हाकिमारू ने अपनी जर्नी कंटिन्यू कर दी थी, तो रास्ते में वो बिना खाए पिए चलता रहता है। वो एक गांव में पहुंचता है, जहाँ पर एक ब्रिज के ऊपर से वो देखता है कि कुछ आदमी एक छोटे बच्चे को परेशान कर रहे हैं और उसे मार रहे हैं, लेकिन हाकिमारू का ध्यान अभी उनके ऊपर नहीं बल्कि पानी के अंदर छुपे हुए एक डीमन गॉड पर था। यहाँ पर वो डीमन गॉड अचानक से निकलकर उन आदमियों को खाने लगता है। हाकिमारू कुछ नहीं करता, लेकिन जब वो डीमन गॉड यहाँ उस बच्चे को खाने वाला था तभी हाकिमारू आगे बढ़कर उस डीमन गॉड को काट देता है। मगर ये थोड़ा मड टाइप का था, मतलब ये मिट्टी से बना हुआ था, इस वजह से डीमन इतनी आसानी से खत्म नहीं होता। वो अब हाकिमारू का पीछा करने लगता है उसे खाने के लिए, पर हाकिमारू ब्रिज पर भाग रहा था। साथ ही साथ वो धीरे धीरे कर उस पूरे ब्रिज को डिस्ट्रॉय कर देता है और आखिरी में वो डीमन मारा जाता है। जैसे वो डीमन मारा गया था तो हम देखते हैं आसमान से फिर से एक बार बिजली गिरती है, और ये बिजली सीधा उसी डीमन गॉड के स्टैचू पर गिरी थी, जिससे पता चलता
बताता है कि वो डीमन गॉड मारा जा चुका है और अब इस दुनिया में सिर्फ 11 डीमन गॉड बचे हुए हैं। अभी जैसे ये डीमन गॉड मारा गया था तभी अचानक से हाकिमारू के चेहरे पर जलन होने लगती है और उसके चेहरे से वो नकली मास्क गिर जाता है। ये देखकर वो लड़का, उसका नाम वैसे डोरोरो है, वो थोड़ा सा हैरान हो गया था। लेकिन तभी अचानक से हाकिमारू के चेहरे पर स्किन जनरेट होना शुरू हो जाती है। इससे हमें जानने को मिलता है कि हाकिमारू जैसे ही किसी डीमन गॉड को खत्म करेगा तो उसे कोई एक सेंस मिल जाएगा। यहाँ डोरोरो और हाकिमारू के साथ में मिलकर इसी जर्नी को कंटिन्यू कर दिया था। रास्ते में डोरोरो समझ जाता है कि हाकिमारू देख नहीं सकता, लेकिन उसे हर चीज की एनर्जी महसूस हो जाती है। साथ ही साथ डीमंस के अंदर जो एनर्जी रहती है वो उसे रेड कलर की महसूस होती है। जब हम देखते हैं कि वो अभी एक घोड़े के अस्तबल में रुके हुए थे क्योंकि रात थी, रात में आगे बढ़ना खतरनाक था। तभी वहाँ पर एक डीमन आता है। ये उन 12 डीमन गॉड में से नहीं है। ये डीमन उन्हें कुछ नहीं करता, बस ये एक बेल रिंग करता है और वहाँ से चला जाता है। उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आया था लेकिन वो इग्नोर करते हैं। अगले दिन वो उसी गांव के प्रीस्ट के पास आते हैं और यहाँ पर आकर वो देखते हैं कि वो प्रीस्ट सो रही थी क्योंकि उसके पैर किसी डीमन ने काट दिए थे। वो प्रीस्ट कहती है कि मैं तुम्हारी ज्यादा कुछ मदद नहीं कर सकती, लेकिन उसी दौरान हाकिमारू एक डीमन को सेंस करता है जिस वजह से उसने तुरंत ही अपने हाथ को मुंह से पकड़ते हुए तलवार निकाल ली थी और यहाँ पर वो सीधा उस प्रीस्ट के ऊपर हमला करने वाला था। लेकिन इतने में ही बाहर से कुछ गाँव वाले आते हैं और हाकिमारू और डोरोरो को पकड़कर जेल में डाल देते हैं। जेल में उनकी मुलाकात होती है मुनी नाम के एक ओल्ड मैन से, जो कि वही ओल्ड मैन है जिन्हें हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। ये ओल्ड मैन हाकिमारू को यहाँ पर देखकर उसकी एनर्जी से पहचान जाते हैं कि हाकिमारू वही लड़का है जो कि उस बोट में था। वो यहाँ पर हाकिमारू और डोरोरो के पास आकर बताता है कि उसके पास भी एक एबिलिटी है जो कि हाकिमारू के पास है, मतलब उसकी आंखें खराब है लेकिन वो डीमन की एनर्जी को महसूस कर सकता है और उसने भी एनर्जी महसूस कर ली थी, इसलिए उसे भी जेल के अंदर बंद कर दिया गया। अब तभी वहाँ पर एक और डीमन आता है। वो डीमन यहाँ इन तीनों को मारने के लिए आया था, लेकिन हाकिमारू उसकी एनर्जी को पहले ही महसूस कर लेता है और आगे बढ़कर उसे खत्म कर देता है। इसके बाद वो सीधा उस प्रीस्ट के पास आते हैं। वो प्रीस्ट अब इन्हें देखकर तुरंत ही अपने डीमन फॉर्म में आ जाती है और हाकिमारू पर हमला कर देती है। उसके कई सारे टेक्निकल्स थे जिस वजह से हाकिमारू को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन जब वो हाकिमारू को पकड़ लेती है उसी दौरान हाकिमारू अपनी दोनों तलवार से उसकी आंख काट देता है, जिस चीज में अब वो प्रीस्ट थोड़ी सी डर गई थी और हाकिमारू फिर से उस पर हमला करने वाला था। लेकिन तभी गांव के लोग आते हैं और हाकिमारू को एक कपड़े में फंसा देते हैं और उस प्रीस्ट यानी कि उस डीमन से भागने को कहते हैं। वो वहाँ से भाग जाती है लेकिन फिर हाकिमारू कपड़े से निकल कर तुरंत ही उसका पीछा करना शुरू कर देता है। वो लोग वहाँ सीधा बैम्बू फॉरेस्ट में आ गए थे जहाँ हाकिमारू को उस प्रीस्ट से लड़ने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन इसी वक्त वो दूसरा डीमन वहाँ पर आता है जो कि हाकिमारू को वहाँ घोड़े के अस्तबल में बैल बजाते हुए दिखाता। वो यहाँ पर भी बैल बजाता है जिस वजह से उस प्रीस्ट डीमन की नजर उस डीमन की तरफ जाती है और इसी चीज का फायदा उठाते हुए हाकिमारू वहाँ सामने से हट जाता है और इसके बाद वो हवा में आकर तुरंत ही उस डीमन को बीच में से काट देता है। अभी यहाँ पर वो डीमन पूरी तरह से मरा नहीं था, वो वापस से अपने हॉट फॉर्म में आ जाता है और उसे जानने को मिलता है कि हाकिमारू वही लड़का है जिसने उन्होंने सैक्रिफाइस के लिए चुना था, लेकिन वो 12 डीमन गॉड मिलकर भी उसे सैक्रिफाइस नहीं कर पाए। अब इस चीज पर गुस्सा आकर वो प्रीस्ट डीमन अपनी पूरी पावर दिखाने का फैसला करती है, पर इससे पहले ही हाकिमारू आगे बढ़कर उसे अपनी तलवार मार देता है और खत्म कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो दूसरा डीमन जो कि बैल बजा रहा था वो अचानक से वहाँ गायब हो जाता है और डोरोरो तुरंत ही उसकी तरफ भागता है। लेकिन जब डोरोरो वहाँ पहुँचता है तो उसे जमीन पर कुछ निशान दिखते हैं और जब वो मिट्टी हटाकर देखता है तो वहाँ पर बहुत सारा सोना रखा हुआ था। अब विलेज का जो हेड था वो बताता है कि वो डीमन के साथ मिलकर यहाँ पर आने वाले लोगों को लूट करते हैं और ये सोना उन्हीं का है। इसके बाद हाकिमारू और डोरोरो अपनी जर्नी आगे बढ़ाते हैं और जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। अभी हाकिमारू ने एक और डीमन गॉड को खत्म कर दिया था, इस वजह से उसके सुनने की शक्ति भी वापस आ जाती है, लेकिन ये शक्ति उसके पास अचानक से आई और उसके कानों की पावर अभी इतनी ज्यादा तेज थी कि उसे हर छोटी से छोटी चीज भी बहुत तेज सुनाई दे रही थी। इस वजह से उसे बहुत प्रॉब्लम होती है और उसी दौरान उसके ऊपर एक डीमन बर्ड हमला कर देती है। अभी हाकिमारू को हर बार एक चीज सुनाई दे रही थी, इस वजह से उसका ध्यान उस डीमन की तरफ जा रहा था। इससे वो डीमन उसे हराते हुए उसे वहाँ से ले जाने वाली थी, लेकिन इतने में ही मुनी वहाँ पर आकर उस डीमन बर्ड को बीच में से काट देता है। अब हाकिमारू को प्रॉब्लम में देखकर मुनी भी फैसला करता है कि वो हाकिमारू के साथ रहेगा। अभी तो रात हो जाती है, वो लोग सो जाते हैं, लेकिन जब हाकिमारू सुबह उठता है तो उसे किसी के गाने की आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत ही उस आवाज का पीछा करता है। पास की नदी के पास आने के बाद उसे एक गर्ल दिखती है जो कि गाना गा रही थी। हाकिमारू उसकी एनर्जी से महसूस कर लेता है कि ये लड़की दिल की बहुत ज्यादा साफ है। हाकिमारू तुरंत सामने आगे आता है। वो गर्ल भी नोटिस करती है कि हाकिमारू देख नहीं सकता,
वो हाकिमारू को पकड़ने वाली थी, लेकिन इतने में ही हाकिमारू चक्कर खाकर नीचे गिर जाता है। वो थोड़ा सा डर गई थी, पर उसी दौरान मुनी और डोरोरो वहाँ पर आते हैं। वो लड़की समझ जाती है कि ये दोनों इस लड़के के साथ ही हैं और इसलिए वो उन्हें अपने हाइड आउट यानी कि सीक्रेट बेस की तरफ ले जाती है। असल में वॉर के बाद इस लड़की ने अपने पेरेंट्स को खो दिया। इसका नाम मियो है और ये अनाथ बच्चों को पालती है। ये पास ही एक टेम्पल में रहती है, जहाँ पर अभी ये हाकिमारू और मुनी और डोरोरो को लेकर आते हैं। यहाँ पर वो हाकिमारू के सर पर पट्टी वगैरह रख देते हैं, जिसके बाद उसे कुछ देर बाद होश आता है। डोरोरो पूछता है कि आखिर हाकिमारू बेहोश क्यों हुआ, तो इस पर मुनी बताता है कि शायद हाकिमारू की बॉडी फिर से ह्यूमन की तरह बनते जा रही है, इसी वजह से उसे इस तरह की प्रॉब्लम सहनी पड़ रही है। वैसे अब तभी वहाँ पर कुछ बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं, जिन्हें देखकर डोरोरो हैरान था, पर उसे जानने को मिलता है कि मियो सभी बच्चों का ख्याल रखती है और इन सभी बच्चों ने वॉर के दौरान अपने पेरेंट्स को खो दिया। मियो खुद रात में जाकर काम करती है और फिर जो पैसे आते हैं वो उन बच्चों के लिए लगाती है। ये बच्चे भी पूरी मेहनत करते हैं कि मियो की मदद कर सकें। अभी मियो फिर से काम कर जाने वाली थी। हाकिमारू ऐसा नहीं चाहता था, क्योंकि उसे फिर से वही गाना सुनना था, क्योंकि उसे वो गाना सुनकर कुछ अलग ही फील होता है। लेकिन मियो का काम पर जाना जरूरी था, इसी वजह से वो वहाँ से चली जाती है। अब डोरोरो जब बाहर आता है तो वो देखता है मुनी भी कहीं जा रहा है। मुनी उसे बताता है कि वो अभी जंगल के अंदर कोई सेफ प्लेस देखने जा रहा है, जिससे कि ये सभी बच्चे वहाँ पर रह सकें, क्योंकि ये टेम्पल सेफ नहीं है। ये दोनों क्लैंस के बीच में आता है और जब भी वॉर होगा तो ये टेम्पल बीच में फंस जाएगा और ये बच्चे मारे जाएंगे। अब मुनी के वहाँ जाने के बाद हम देखते हैं कि कुछ टाइम बाद, मतलब कि अगले दिन, मियो वहाँ पर आती है और वो हाकिमारू को देखती है, जो कि अभी उसी का इंतजार कर रहा था। उसके साथ डोरोरो भी था और जब मियो यहाँ पर आती है तो हाकिमारू उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो उसका गाना सुनना चाहता है। हाकिमारू बोल नहीं सकता, इसी वजह से उसे समझाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, पर डोरोरो उसकी मदद करता है। अब तभी कुछ देर में वहाँ पर ओल्ड मैन मतलब कि मुनी आ जाता है, जो कि उन्हें बताता है कि उसे जंगल में एक जगह मिल चुकी है, लेकिन वहाँ पर कोई डीमन रह रहा है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अभी सुनते ही हाकिमारू तुरंत ही वहाँ से उठकर चला जाता है उस डीमन को खत्म करने के लिए। और मुनी भी देखता है कि हाकिमारू ने अभी तक पूरी तरह से रिकवर नहीं किया, इसी वजह से वो भी उसकी मदद करने के लिए पीछे जाता है। इस तरफ हम देखते हैं कि मियो अभी सभी से कह रही थी कि उसे दोनों क्लैन के लिए काम करना चाहिए, इससे जल्दी पैसा कमा जा सकता है। और वैसे भी अब तो वो अपनी जगह भी बदलने वाले हैं। अब वो फिर से रात के टाइम काम पर निकल जाती है। अभी डोरोरो फैसला करता है कि वो उसका पीछा करेगा। वो जब वहाँ मियो का पीछा करता है तो उसे जानने को मिलता है कि मियो का काम दूसरे सोल्जर्स के साथ प्लॉट डेवलप करने का है। कमेंट में कोई मत पूछना कि प्लॉट डेवलप करना क्या होता है, ये आप खुद सामने स्क्रीन पर देखकर समझ सकते हो। अब यहाँ ये देखकर डोरोरो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था, उसे बुरा भी लग रहा था और साथ ही साथ उसे थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था। वो तुरंत ही वहाँ से भागकर वापस से लौट आता है। दूसरी तरफ हम हाकिमारू और मुनी को देखते हैं, जो कि उस जगह पर पहुंच चुके थे, लेकिन वो डीमन बड़ा खतरनाक था। वो जमीन के अंदर से निकलते हुए हाकिमारू को खींचने लगता है। इसी लड़ाई के दौरान मुनी हाकिमारू की मदद करता है, पर इस पर डीमन ने हाकिमारू का पैर पकड़ लिया था और वो उसे काटकर जमीन के अंदर ले जाता है। ये देखकर मुनी और हाकिमारू को वहाँ से लौटना पड़ता है। हाकिमारू को और भी ज्यादा दर्द का महसूस हो रहा था, क्योंकि वो पैर अब उसका असली पैर था। रास्ते में उन्हें डोरोरो मिलता है, जो कि हाकिमारू की ऐसी हालत देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया था और हैरान था। अब वो घर लौट कर आते हैं। अगले दिन जब मियो घर पर आती है तो वो हाकिमारू की हालत देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी डोरोरो उसके हाथ पर लगी हुई चोट को नोटिस करता है, मगर डोरोरो पहले से जानता था कि मियो को ये चोट किसी चीज से लगी है और क्यों लगी है। वो वहाँ से तुरंत ही भाग जाता है। अब एक ऑर्फनेज लड़का जिन्हें मियो पाल रही है, वो वहाँ पर आकर डोरोरो से पूछता है कि आखिर अचानक से उसे क्या हुआ। डोरोरो फैसला करता है कि ये बात वो किसी को भी नहीं बताएगा। दूसरी तरफ अभी हम यूरुरु के उस क्लैन को देखते हैं, जहाँ पर अभी हाकिमारू का जो दूसरा भाई है, मतलब जिसने हाकिमारू के जान के बाद जन्म लिया था, वो अभी अपने फादर यानी कि हाकिमारू के फादर से कह रहा था कि उसे अभी आने वाली वॉर में साथ देना है। लेकिन इस पर उसके फादर कहते हैं कि नहीं, वो अभी छोटा है और उसे इस चीज पर ध्यान देना चाहिए। अब वो लड़का अपनी मदर के पास आकर मिलता है। वैसे उसका नाम सिल्वर है। वो अपनी मदर से कहता है कि उसे भी वॉर में जाना है, लेकिन उसकी मदर इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। वो भी अभी हैरान था कि आखिर उसकी मदर किसके बारे में सोचती रहती है। वैसे इसके बाद अब हम वापस से हाकिमारू के पास आते हैं। अब हम देखते हैं कि अभी वो चलने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे जल्द से जल्द उस डीमन को हराना है, लेकिन वो चल नहीं पाता क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही पैर है और उसे एक पैर से चलने की प्रैक्टिस नहीं है। तभी वहाँ पर मियो आती है और उसे संभालती है। अभी जब मियो अपना गाना सुना रही थी, तभी मुनी वहाँ पर आकर देखता है कि हाकिमारू की बॉडी के अंदर से जो फ्लेम्स है, मतलब जो एनर्जी है, वो शेक कर रही है। इसका मतलब मियो का जो गाना है वो हाकिमारू के अंदर एनर्जी को चेंज करता है। इस चीज पर मुनी किसी बात को समझाता है और वहाँ से जाने लगता है। जब डोरोरो उससे पूछता है कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो, तो इस पर मुनी उसे अकेले में बताता है कि वो इस जंगल में ही आसपास कहीं छुपकर उनके ऊपर नजर
नजर रखेगा। वैसे वो डुरुरु को वार्न करके जाता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही हाकिमारू एक मॉन्स्टर में चेंज हो जाएगा। ये सुनकर डुरुरु बहुत ज्यादा हैरान था। वैसे हम देखते हैं कि जब वो अकेला बैठा हुआ था तभी वहाँ पर मियो आती है और बताती है कि कल रात उसने डुरुरु को नोटिस कर लिया था। वो जानती है कि डुरुरु को सब पता चल चुका है, लेकिन इस पर डुरुरु कहता है कि हाँ, मैं बस तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारा पीछा कर रहा था, पर मुझे पता चला कि तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अब मियो यहाँ पर माफी मांगती है, लेकिन डुरुरु कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वैसे भी तुम सभी बच्चों के लिए ये सब कर रही हो। और इसके बाद अब वो वहाँ से चला जाता है। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि हाकिमारू अभी एक लकड़ी को शार्प करते हुए अपना एक नकली पैर बना रहा था। तभी डुरुरु वहाँ पर आता है और उसे खाना खिलाते हुए कहता है कि हाकिमारू उसका इकलौता दोस्त है और सबसे पहला दोस्त भी। इस वजह से हाकिमारू कभी एक मॉन्स्टर में ना बदले। असल में उसके दिमाग में मुनि की कई बात घूम रही थी। हाकिमारू उसे प्रॉमिस करता है कि इसके बाद हाकिमारू नकली पैर बनाकर प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। कुछ टाइम बाद उसकी जब प्रैक्टिस पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी थी और उसे लग रहा था कि अब वो डीमन को हरा सकता है, तो वहाँ पर तुरंत ही वो मारने के लिए चला जाता। मियो वहाँ पर नहीं थी क्योंकि वो फिर से काम पर गई थी। रास्ते में एक दूसरा क्लैन का सोल्जर्स उसे देखता है। उसे लगता है कि मियो जरूर कोई स्पाई है जो कि एक क्लैन से खबर लेकर दूसरे क्लैन को देती है। इसी वजह से वो चुपचाप मियो का पीछा करना शुरू कर देता है। मियो जब घर पर आती है तो उसे जानने को मिलता है कि हाकिमारू अभी मॉन्स्टर से लड़ने के लिए गया है। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर वो क्लैन के कुछ सोल्जर्स आते हैं और वो उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब हाकिमारू उस डीमन के साथ लड़ रहा था तो उसे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, पर हाकिमारू इस बार पूरी तैयारी के साथ आया था। वो डीमन फिर से हाकिमारू के पैर को बाइट करने की कोशिश करता है, जिसके बाद हाकिमारू अपना लकड़ी वाला पैर सामने कर देता है और इसके बाद उछलते हुए सीधा उस डीमन की गर्दन को काट देता है, जिस वजह से वो डीमन वहीं पर मारा जाता है और उस डीमन गॉड का स्टैचू भी टूट जाता है। अब जब हाकिमारू वापस लौट रहा था तभी रास्ते में उसे डुरुरु मिलता है। डुरुरु देखता है कि हाकिमारू का जो दूसरा पैर था कटा हुआ वो फिर से रीजनरेट हो चुका है क्योंकि उसने एक डीमन गॉड को हरा दिया। लेकिन अब जब वो घर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ टेम्पल में आग लग चुकी है और जब वो ऊपर आकर देखते हैं उन्हें जानने को मिलता है कि दूसरे क्लैन के कुछ सोल्जर्स अभी सभी पर हमला कर रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने लगभग जितने भी ऑर्फनेज बच्चे थे उन्हें खत्म कर दिया था, साथ ही मियो भी नीचे पड़ी हुई थी। ये देखकर वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं। डुरुरु को लगता है कि वो मियो को बचा सकता है, इसी वजह से वो आगे की तरफ भागता है, पर तभी एक सोल्जर्स उसे रोक लेता है और जब वो डुरुरु पर हमला करने वाला था लेकिन उतने में ही हाकिमारू आगे आकर उस सोल्जर्स का हाथ बीच में से काट देता है और ये देखकर बाकी सोल्जर्स हाकिमारू को घेर लेते हैं और तभी डुरुरु वहाँ मियो के पास पहुँचता है और हाकिमारू को बताता है कि मियो मारी जा चुकी है। ये सुनकर हाकिमारू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और उसने तुरंत ही तलवार निकालकर एक कर उन सभी सोल्जर्स को बहुत ही बुरी तरह से मारना शुरू कर दिया था। ये देखकर डुरुरु को खुद भी डर रहा था और उसे तुरंत ही मुनि की कई बात वो याद आती है कि कहीं हाकिमारू एक मॉन्स्टर ना बन जाए। वो तुरंत ही आके आता है और हाकिमारू को रोकने लगता है। अभी सिर्फ एक सोल्जर्स बचा हुआ था जो कि उनका लीडर था। हाकिमारू उसे जाने देता है क्योंकि डुरुरु उसे मारने नहीं दे रहा था। डुरुरु यहाँ पर बात बदलते हुए कहने लगता है कि मियो मारी जा चुकी है। उसका सपना था कि वो अपनी ऑर्फन बच्चों के लिए एक राइस फार्म क्रिएट करे और वो हाकिमारू को एक थैला देता है जिसमें कुछ राइस थे और इसके बाद हाकिमारू यहाँ मियो को उठाता है और वो पहली बार एक वर्ड बोलता है। पहली बार इसलिए क्योंकि वो अभी तक नहीं बोल सकता था, लेकिन अभी अभी वो एक डीमन गॉड को मार कर आ रहा है, इसी वजह से अब उसकी बोलने की शक्ति भी लौट आई है। अभी वो दोनों वहाँ से जाने का फैसला करते हैं क्योंकि अब वो यहाँ टेम्पल में कोई भी नहीं बचा था, सब मारे जा चुके थे। वहाँ से लौटते वक्त उन्हें बस मियो का वो गाना सुनाई दे रहा था। लेकिन अब जो कुछ हुआ वो भूलना पड़ेगा। इन लोगों की जर्नी फिर से कंटिन्यू होती है। जब ये जंगल में जा रहे थे तो इन्हें कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी। ये आवाज सच में बहुत अजीब थी और जंगल के जानवरों को तो बिल्कुल नहीं थी और इस वजह से डुरुरु को ऐसा लगता है कि आवाज इसमें कहीं सुनी है। उसे शक था कि शायद कोई जंगल में प्लॉट डेवलप कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो गुस्से में जब आसपास पत्थर फेंकना शुरू करता है तो ऊपर की तरफ से एक आदमी नीचे गिरता है जो कि बिल्कुल पागलों की तरह बिहेव कर रहा था। उन्हें जानने को मिलता है कि ये पेड़ के ऊपर एक स्पाइडर डीमन है जो कि इस आदमी की लाइफ को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा था। हाकिमारू तुरंत इस स्पाइडर डीमन से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्पाइडर डीमन अभी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। इस वजह से वो ना लड़ते हुए वहाँ से छुप जाने के लिए भागती है। अब ये लोग उसे ढूंढ नहीं पा रहे थे, पर उसे ढूंढते ढूंढते उन्हें एक विलेज जरूर मिल गया था। यहाँ विलेज में एंटर करने से पहले ही उन्हें जानने को मिलता है कि यहाँ अंदर आने के लिए एक टिकट लगती है। दूसरी चीज, इस विलेज में एक किडनैपर छुपा हुआ है, इसलिए इन्हें उससे थोड़ा सा बचकर रहना होगा। अभी वैसे ये विलेज के अंदर से उस स्पाइडर को ढूंढने के लिए आए थे, जिससे कि वो स्पाइडर किसी और को चोट ना पहुंचाए। अभी वो जो स्पाइडर वुमेन थी वो नॉर्मल एक हॉट वुमेन के रूप में एक आदमी को ढूंढती है और उसके सामने ऐसा प्रिटेंड करती है जैसा कि
उसकी तबीयत बहुत खराब है। वैसे सच में उसकी तबीयत खराब थी। वो आदमी सोचता है कि वो उसकी मदद कर सकता है, इस वजह से वो उसे वहाँ से घर लेकर आता है। घर पर आकर वो उसे खाना बनाकर देता है। वो स्पाइडर डीमन खाना खा लेती है। अब वो आदमी उसका नाम पूछता है तो स्पाइडर डीमन का कुछ नाम नहीं था, इस वजह से वो आदमी उसका नाम ओयो रखता है। अब इस पर स्पाइडर डीमन मन में खुश थी, लेकिन वो कहती है कि तुम्हें ज्यादा इस चीज को सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, वो जैसे ही ठीक हो जाएगी वो वहाँ से चली जाएगी। इस पर वो आदमी कहता है कि बिल्कुल तुम्हारी मर्जी। अब हम देखते हैं कि रात हो चुकी थी। यहाँ पर वो स्पाइडर डीमन यानी कि ओयो रात को उठती है और कोशिश करती है कि वो उस आदमी की लाइफ स्पेन यानी कि उसकी जिंदगी उसे एब्जॉर्ब कर सके, इससे स्पाइडर डीमन ठीक हो सकती थी। पर अभी उस आदमी ने जो कुछ भी किया था उसकी वजह से वो ऐसा नहीं कर पाती और वहीं पर रखा हुआ खाना खाकर फिर से सो जाती है। हम देखते हैं कि अभी एक ही दिन की बात थी कि एक कॉकरोच उस आदमी को ओयो की स्टोरी में दिखता है, लेकिन वो आदमी उस कॉकरोच को नहीं मारता, वो उसे जिंदा बाहर फेंक देता है। ये देखकर स्पाइडर डीमन यानी कि ओयो थोड़ी सी हैरान थी। वो पूछती है कि उसने उसे क्यों नहीं मारा, जिस पर वो आदमी कहता है कि हमें किसी को मारने का कोई हक नहीं है। ये सुनकर ओयो थोड़ी सी हैरान थी और उसे भी अब इस आदमी के साथ रहते हुए कुछ अच्छा लगने लगा था। लेकिन अब धीरे धीरे ओयो की तबीयत खराब होने लगी थी क्योंकि उसे लाइफ स्पेन की जरूरत थी। ये देखकर वो आदमी हैरान था। उसे लग रहा था कि ओयो को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अच्छा डॉक्टर दूसरे गाँव में है, इसलिए वो तुरंत ही ओयो को वहाँ से लेकर भागने लगता है। ओयो और डोरोरो और जो कि अभी ओयो को भी ढूंढ रहे हैं वो उन्हें रास्ते में मिलते हैं। अभी ओयो के अंदर से वो डीमन एनर्जी थोड़ी थोड़ी कम हो रही थी, जिस वजह से उसे पहचान पाना और हाकिमारू के लिए हल्का सा मुश्किल हो रहा था। लेकिन अब डोरोरो कहने लगता है कि यही वो स्पाइडर है, मैंने इसकी शक्ल ध्यान से देखी थी। और अब इतने में ही वहाँ पर 3 और गार्ड आ जाते हैं जो कि असल में इस आदमी को पकड़ने के लिए आए थे, क्योंकि यही वो किडनैपर है। इसके ऊपर इनाम भी रखा हुआ था। इस चीज पर डोरोरो कहने लगता है कि पहले हमने इसे ढूंढा था, इनाम हमें मिलना चाहिए। पर वो सोल्जर्स कहते हैं कि नहीं, इसके ऊपर कोई इनाम नहीं है, हमें तो बस किसी भी तरह से इसे पकड़ना था। यहाँ पर अब वो हमला करने वाले थे, लेकिन इतने में ही वो स्पाइडर वुमन ओयो तुरंत ही अपनी स्पाइडर वेब की मदद से उन्हें पकड़कर उनकी लाइफ स्पेन को खींच लेती है और तुरंत उस आदमी का हाथ पकड़ते हुए वहाँ से भाग कर ले जाती है। हाकिमारू डोरोरो अभी उनका पीछा कर रहे थे। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि अभी वो एक गुफा के बाहर पहुंच चुके थे, जहाँ वो आदमी ओयो से कह रहा था कि वो यहाँ से चली जाए, लेकिन ओयो कहती है कि नहीं, वो हमें अपनी पूरी जिंदगी को उस आदमी के साथ गुजारना चाहती है। पहले उसने उस आदमी को सिर्फ लाइफ स्पेन के लिए चुना था, लेकिन अब उसे वो आदमी लाइफ स्पेन के लिए चाहिए। अब वो आदमी भी इस चीज से खुश था। ओयो कहती है कि वैसे भी तुम्हारी सारी जानकारी पता चल चुकी है, इस वजह से अब तुम यहाँ पर सेफली नहीं रह सकते। वो आदमी मान जाता है, पर अचानक से कुछ तीर आकर उसे लगते हैं। ये देखकर ओयो बहुत ज्यादा घबरा गई थी। वो तुरंत ही गुस्से में बहुत सारे स्पाइडर वेब वहाँ पर आए सभी सोल्जर्स को खत्म करना शुरू कर देते हैं। आखिर में बचे हुए कुछ सोल्जर्स को वो अपनी तरफ खींच रही थी, पर हाकिमारू आकर स्पाइडर वेब को काट देता है और ओयो को एक टेंटिकल जो कि उसके स्पाइडर फॉर्म का हिस्सा है उसे कट करते हुए ओयो पर हमला करने लगता है। पर इतने में ही वो आदमी कहता है कि वो ओयो को छोड़ दे, क्योंकि वो आदमी भी उसे प्यार करने लगा था। हाकिमारू फैसला करता है कि वो उसकी बात मानेगा और अपनी तलवार नीचे कर लेता है, जिसके बाद हाकिमारू और डोरोरो दोनों अपनी जर्नी कंटिन्यू कर देते हैं और इन लोगों को इनके हाल पर छोड़ देते हैं। अभी वहाँ से लौटते वक्त हाकिमारू के चेहरे पर एक स्माइल थी। ये देखकर डोरोरो थोड़ा सा हैरान था। वो कह रहा था तुम पहली बार स्माइल कर रहे हो। वैसे डोरोरो ये भी कहता है कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते, जबकि तुम्हारे पास बोलने वाला सेंस तो उस डीमन को खत्म करने के बाद लौट आया था। अब हाकिमारू इस पर कुछ भी कहे इससे पहले ही वो सामने नोटिस करते हैं कि कुछ लोग एक लड़की को कुछ लकड़ी के ऊपर बिठाकर ले जा रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमारे यहाँ पर किसी को डोली सजाकर लेके जाते हैं। और वो लड़की भी उसी तरह से तैयार थी। इन्हें लगता है कि शायद उसकी शादी हो रही है, लेकिन वो लड़की थोड़ी सी दुखी लग रही थी। अब तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जिसकी एज कुछ ज्यादा नहीं थी, पर वो अभी तीर निकालकर उन लोगों के ऊपर चला रहा था। डोरोरो यहाँ तुरंत ही उसे रोक देता है और कहता है कि वो किसी की वेडिंग को खराब क्यों कर रहा है। इस पर वो लड़का बताता है कि वो जो लड़की जा रही है वो उसकी बहन है और ये लोग उसे किसी मॉन्स्टर के पास छोड़ने जा रहे हैं। असल में उनके विलेज के ऊपर एक मॉन्स्टर ने हमला किया था और वो सभी को ना मारे, इसी वजह से उन्होंने फैसला किया कि वो किसी एक लड़की को मॉन्स्टर के पास भेजेंगे और इसके बदले मॉन्स्टर उन्हें कुछ नहीं करेगा। अब डोरोरो को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर एक मॉन्स्टर किसी लड़की का क्या करेगा, लेकिन फिर वो सोचता है कि वो इनकी मदद कर सकता है। वो कहता है कि मैं और हाकिमारू उस मॉन्स्टर को खत्म कर देंगे। इस पर वो लड़का कहने लगता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, पर तुम तो छोटे हो, क्या तुम सच में उस मॉन्स्टर को खत्म कर सकते हो? तो इस पर डोरोरो कहता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, तुम बस ये बताओ कि तुम इस चीज के बदले हमें क्या दे सकते हो। इस पर वो लड़का
लड़का अपने पास से कुछ चीजें निकाल कर डोरोरो को दे देता है। वैसे उस लड़के का नाम शारू है। यहाँ डोरोरो देखता है कि उसने उसे कुछ कीड़े दिए हैं और उन कीड़ों के बीच में एक सोने का टुकड़ा भी था। डोरोरो उसे देखता है और समझ जाता है कि हाँ, ये चीज काम की है। वो उसे सेल करके कुछ दिनों का खाना पीना अरेंज कर सकते हैं। इस वजह से वो उसकी मदद करने के लिए मान जाता है और शारू भी कहता है कि मैं तुम्हें ऐसी बहुत सारी चीजें दे सकता हूँ। अब इसके बाद वो उस डीमन को पता लगाने के लिए कोशिश करते हैं। शारू बताता है कि उनके विलेज के ऊपर जो काला क्लाउड है वो उस डीमन की प्रेजेंस को बताता है। जहाँ पर भी वो ब्लैक क्लाउड होगा वहाँ पर वो डीमन रह रहा होगा। अब इसके बाद वो तीनों ही वहाँ से सीधा उस माउंटेन के ऊपर आ जाते हैं जहाँ पर अभी शारू की बहन जिनी को बांध कर रखा गया था। वो वहाँ पर आकर तुरंत ही शारू की बहन जिनी की वो रस्सियाँ खोल देता है। जिनी कहने लगती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, जिस पर शारू कहता है कि हम तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जिनी कहती है कि अगर तुमने ऐसा किया तो वो डीमन यानी कि वो मॉन्स्टर पूरे विलेज को तबाह कर देगा और सभी को खत्म कर देगा। पर इस पर शारू कहता है कि तुम्हें उन लोगों की चिंता नहीं करनी चाहिए बल्कि तुम्हें खुद को सोचना चाहिए। वो लोग भी तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहे। अब इतने में ही वहाँ पर उस मॉन्स्टर की एंट्री होती है। वो एक सेंटीपीड मॉन्स्टर था जो कि बड़ा खतरनाक था, मगर प्रॉब्लम ये थी कि हाकिमारू को उसकी एनर्जी महसूस नहीं हो रही थी। अब हाकिमारू उसे महसूस नहीं कर सकता, जिस वजह से हाकिमारू उसे मार भी नहीं सकता था। इसलिए इन लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। अभी अचानक से यहाँ पर जो गार्ड आए हुए थे जिन्हीं को लेकर वो अचानक से हवा में उड़ने लगते हैं और उनकी बॉडी नीचे गिरती है। वो मारे जा चुके थे। ये देखकर सभी और ज्यादा डर जाते हैं। वो मॉन्स्टर फिर से उनकी तरफ बढ़ रहा था उन्हें खाने के लिए, लेकिन तभी जिनी अपने भाई शाहरुख को वहाँ से हटाते हुए खुद सेक्रीफाइस होने का फैसला करती है, जिस वजह से वो मॉन्स्टर उसे खा लेते हैं। अब वो मॉन्स्टर फिर से उनकी तरफ आने लगा था। ये देखकर इन्हें अभी भी लग रहा था कि शायद अगर ये इस मॉन्स्टर को कट कर दे तो जिनी बच सकती है, पर हाकिमारू अभी उसे देख नहीं सकता था। इस वजह से उसे सब पता नहीं चल पा रहा था कि वो मॉन्स्टर किस डायरेक्शन से आ रहा है। अब इतने में अचानक से उस माउंटेन के वहाँ पर जो गड्ढे हैं उनके अंदर से गर्म पानी का फव्वारा निकलता है और उस मॉन्स्टर को डराकर वहाँ से भगा देता है। लेकिन अब शोरू दुखी था क्योंकि उसकी बहन चली गई और वो ये बात मान चुका था कि अब उसकी बहन नहीं बच सकती। वो भी दुखी होकर तुरंत ही अपने घर आ जाता है। वो असल में एक गुफा में रहता है। डोरोरो को भी बुरा लग रहा था, इस वजह से वो उसे उसके पीछे आता है। अभी शाहरुख को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इस वजह से वो किसी भी तरह से सेंटीपीड मॉन्स्टर से बदला लेना चाहता था और यहाँ पर डोरोरो भी चाहता है कि इस वजह से वो फैसला करते हैं कि वो मिलकर उस सेंटीपीड मॉन्स्टर को खत्म करेंगे। अब जब वो बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि कुछ जले हुए किसी के स्किन के टुकड़े गिर रहे थे। इस चीज पर वो समझ जाते हैं कि वो सेंटीपीड मॉन्स्टर धूप में नहीं रह सकता, यानी कि उसे हीट यानी आग से तकलीफ होती है। अब ये लोग हाकिमारू के पास आते हैं मगर इन्हें पता चलता है कि हाकिमारू इस चीज में उनका कुछ भी मदद नहीं कर सकता। मतलब इस टास्क में वो उनके किसी भी काम का नहीं है, इसलिए अब उन्हें अकेले ही किसी तरह से उस सेंटीपीड मॉन्स्टर से लड़ना था। अब जैसे ही शाम या रात होती है तो तुरंत पूरा प्लान तैयार करते हैं। हम देखते हैं कि अभी डोरोरो और कुछ ब्राइड यानी कि दुल्हन के कपड़े पहनकर बैठा हुआ था, जैसे ही जिनी ने पहन रखे थे। इस चीज को देखकर वो मॉन्स्टर सेंटीपीड फिर से वहां पर आता है, लेकिन जब वो डोरोरो को खाने वाला था इतने में डोरोरो वहां से भाग जाता है। अभी वो मॉन्स्टर उसका पीछा कर रहा था, लेकिन डोरोरो पूरी स्पीड से भागता है और जाकर एक घंटे में छुप जाता है उस गड्ढे में। जब वो गर्म पानी निकलने वाला था उसके पहले ही डोरोरो वहां से हट जाता है। अब जब वो गर्म पानी बाहर आता है तो इतने में ही पहाड़ी के ऊपर चढ़ा हुआ शोरू एक लकड़ी के तीर में आग लगाकर उस पानी की तरफ चलाता है। हमें जानने को मिलता है कि वो पानी नहीं बल्कि असल में पेट्रोल है। इस वजह से उसमें आग लग जाती है और एक धमाका होता है। अब धमाके में वो सेंटीपीड मॉन्स्टर को बहुत ही ज्यादा चोट लग जाती है, पर अभी वो अपनी बॉडी को रिकवर कर लेता है और अब उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था। तभी हाकिमारू भी सामने आता है और एक एक कर तीन लकड़ी के तीर सीधा उस सेंटीपीड मॉन्स्टर की तरफ चलाता है। अब वो तीर जैसे ही जाकर उस सेंटीपीड मॉन्स्टर को लगते हैं तो हाकिमारू को उसकी आवाज सुनाई देती है। इसी आवाज का फायदा उठाते हुए हाकिमारू अपनी तलवार निकालता है। उस आवाज के पीछे जाते हुए सेंटीपीड मॉन्स्टर के सर पर एक बहुत तेज हिट करता है। इस चीज से उस मॉन्स्टर को और ज्यादा गुस्सा आने लगा था, लेकिन दूसरी तरफ डोरोरो ये चीज समझ चुका था कि हाकिमारू भले ही इसे देख नहीं सकता, लेकिन वो आवाज को फॉलो करते हुए इस पर हमला कर पाएगा। लेकिन अब डोरोरो को थोड़ा सा रिस्क उठाते हुए उस सेंटीपीड मॉन्स्टर के सर पर आ जाता है, जहाँ से वो हाकिमारू का इंस्ट्रक्शन दे रहा था। सेंटीपीड मॉन्स्टर हाकिमारू को हवा
में उछालता है, लेकिन उसी दौरान डोरोरो जोर से चिल्लाता है, जिस वजह से हाकिमारू तुरंत वहाँ हवा में उसी डायरेक्शन में आते हुए उस सेंटीपीड मॉन्स्टर को इतनी तेजी से हिट करता है कि उसकी पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो मारा जाता है। हम देखते हैं कि अब वो काले बादल के ऊपर भी आ चुके थे। इस वजह से मारने के बाद अचानक से उस सेंटीपीड मॉन्स्टर की बॉडी भी जल जाती है और वो लोग नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। अभी जब वो रिवर के पास आते हैं तो हम देखते हैं कि शोरो की बहन जिनी अभी जिंदा है। वो सेंटीपीड मॉन्स्टर उसे पचा नहीं पाया था, इस वजह से वो जिंदा बच गई। शारू अभी उससे मिलकर बहुत ज्यादा खुश था। इस तरफ हम देखते हैं कि इस डीमन यानी कि इस मॉन्स्टर को हराने के बाद हाकिमारू को अपनी नाक मिल चुकी थी। असल में अभी तक उसके चेहरे पर उसकी नकली नाक लगी हुई थी। इस वजह से हाकिमारू पहली बार आसपास की चीजों को स्मेल कर पा रहा था। अब वहाँ से निकलने से पहले शुरू उसे प्रॉमिस की हुई चीजें यानी कि कुछ सोना देता है। जब डोरोरो उसे देखता है तो उसे पता चलता है कि ये कोई सोना नहीं बल्कि ये कुछ खाना है जो कि बिल्कुल गोल्डन तरीके का दिखता है। पर अभी डोरोरो हैरान था कि इनके पास बस इतना ही खाना है, फिर आखिर ये सर्वाइव कैसे करेंगे। तभी जिनी आगे आते हुए एक फ्लावर डोरोरो को देती है और वो मान जाता है। फिर वहाँ से वो लोग चले जाते हैं। रास्ते में अभी हाकिमारू पहली बार डोरोरो का नाम लेता है और अभी हाकिमारू हर चीज को स्मेल कर पा रहा था, इसलिए वो अब अचानक से डोरोरो के सर को भी स्मेल करने लगता है। डोरोरो को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो हाकिमारू को दूर कर देता है, लेकिन इतने में ही डोरोरो अचानक से जमीन पर गिर जाता है। हाकिमारू हैरान था। वो डोरोरो को उठाता है, आसपास के गाँव में जाकर कुछ विलेजर से हेल्प मांगता है, पर वो सभी विलेजर बहुत ही ज्यादा रूड थे। इस वजह से वो उसकी मदद नहीं करते और कहने लगते हैं कि हम कोई डॉक्टर नहीं है, किसी डॉक्टर को ढूंढो। अब हाकिमारू डोरोरो को एक पेड़ के नीचे लिटा देता है। अब तभी वहाँ पर एक लेडी आती है जो कि किस्मत से एक डॉक्टर भी है, इसलिए वो तुरंत ही डोरोरो को अपने साथ लेकर जाती है। अब कहानी में अलग ही बदलाव आ जाता है। हमें जानने को मिलता है कि दोनों असल में एक लड़की है और वैसे हमें पता है कि वो एक अनाथ भी है, लेकिन हमें जानने को मिलता है कि डोरोरो को जो बीमारी है सेम यही बीमारी उसकी मदर को भी थी। अब ये बात भी यहाँ बाहर हाकिमारू को पता चलती है कि डोरोरो असल में एक लड़की है। इस तरह से दिखाता है कि उसे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए डोरोरो इस चीज पर खुश थी। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें हाकिमारू के फादर को दिखाया जाता है, जिनकी क्लैन की हालत अभी थोड़ी खराब थी क्योंकि धीरे धीरे फसल खराब होती जा रही है और ऐसा बहुत लंबे समय से चल रहा है। उन्हें इसका कारण लगता है कि शायद हेवनली डीमंस गॉड उनसे नाराज है। अब जब वो वहाँ टेम्पल में आते हैं तो उन्हें जानने को मिलता है कि धीरे धीरे कुछ डीमन गॉड की मूर्तियां टूट रही है और उन्हीं डीमन गॉड की मूर्तियां यहाँ टूट रही थी जिन्हें हाकिमारू हरा चुका है। ये देखकर हाकिमारू के फादर हैरान थे। उन्हें लगता है कि ऐसा तो नहीं कि हाकिमारू जिंदा है और वो अपने सेंस वापस पाने के लिए और अपनी बॉडी को फिर से रिकवर करने के लिए सभी डीमन गॉड को खत्म कर रहा है। अब उनका डाउट यकीन में तब बदलता है जब अचानक से सामने धुएं में हाकिमारू की इमेज दिखती है। वो समझ जाते हैं कि हाकिमारू जिंदा है। अब उन्हें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसके बाद अब हाकिमारू को देखते हैं जो कि अभी कई सारी डीमंस को खत्म कर रहा था। इसके बाद वो लोग थोड़ी देर के लिए रुकते हैं जहाँ डोरोरो अपने कपड़े पर उस डीमन का ब्लड धोते हुए हाकिमारू से पूछती है कि उसे गले में जो लॉकेट टाइप की चीज है वो क्या है। तो हाकिमारू से कुछ नहीं बता पाता क्योंकि हाकिमारू को भी नहीं पता कि ये क्या है, क्योंकि असल में ये उसके रियल पेरेंट्स को बिलोंग करती है। अब इसके बाद सीन चेंज होता है। हम यहाँ पर ताहोमारू को देखते हैं। वैसे आपको याद ना हो तो ताहोमारू याकिमारू का भाई है। तो अभी ताहोमारू को पता चलता है कि उसके फादर किसी बेबी के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, मतलब हाकिमारू के बारे में। अभी ताहोमारू को तो इस बारे में कुछ नहीं पता, इस वजह से वो अपने फादर से पूछता है, लेकिन इस पर उसके फादर साफ मना कर देते हैं। अब ताहोमारू यही सोच रहा था कि उसके फादर उसे बच्चा मानते हैं, इस वजह से वो उसे कुछ भी नहीं बताते और ना ही उसे कुछ फैसला लेने देते हैं। लेकिन इस चीज के कारण ताहोमारू फैसला करता है कि वो अपने फादर को बताएगा कि वो अब बच्चा नहीं है, इसलिए अब वो अपने साथियों के साथ वहाँ से निकल पड़ा था। सबसे पहले वो पास के गाँव में आता है जो कि उन्हीं की क्लैन के अंडर आता है। यहाँ पर आने के बाद वो गाँव वालों से उनकी तकलीफ पूछता है, तो इस पर गाँव वाले बताते हैं कि उन्हें एक मॉन्स्टर ने परेशान कर रखा है जो कि पानी के अंदर रहता है। अगर कोई भी विलेजर पानी पार कर दूसरी तरफ जाने चाहे तो वो नहीं जा सकता। वो मॉन्स्टर पहले ही उन्हें खत्म कर देता है। ताहोमारू फैसला करता है कि वो इस डीमन को खत्म करेगा, इसलिए वो तुरंत ही अपने दोस्तों के साथ एक बोट लेकर नदी में आता है। अब नदी में आने के बाद अचानक से उनकी बोट रुक जाती है और वो उसे आगे भी नहीं बढ़ा पा रहे थे। वो समझ जाते हैं कि जरूर वो डीमन आसपास है। असल में उनकी बोट को डीमन ने ही पकड़ रखा था। अब वो डीमन बाहर आ जाता है, जिसके बाद उनमें लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान हम देखते हैं कि ताहोमारू कमजोर नहीं है, वो अच्छा तलवारबाज है। वो वहाँ उस डीमन पर हमला करते हुए उसके टेंटिकल्स को काट रहा था, पर डीमन खुद को प्रॉब्लम में देखकर तुरंत ही पानी के अंदर चला जाता है। इस वजह से अब ये लोग कुछ नहीं कर सकते थे। साथ ही वो डीमन पानी के अंदर से इनकी बोट को डुबाने लगता है। इस वजह से उन्हें तुरंत ही वहाँ से बचकर भागना पड़ता है। अब एक किनारे पर आते हैं जहाँ अभी ये सोच रहा था कि आखिर ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि
डीमन को मारना बहुत ही मुश्किल है। वो अगर फिर से वहाँ गए तो वो डीमन फिर से पानी में चला जाएगा और उनकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अब तभी ताकुमारू को एक आइडिया आता है, जिसके बाद वो वहाँ आसपास के कई सारे पेड़ काटता है और गांव वाले से हेल्प करने को कहता है। वो लोग मिलकर एक बड़ी सी नहर जैसी रोड बनाते हैं जिससे कि पानी एक जगह से दूसरी जगह पर जा सके, लेकिन इससे उन्होंने उन लकड़ियों से गेट लगा दिया था। अब जब ये काम पूरा हो जाता है तो वो पानी को दूसरी तरफ आने देते हैं, जिस वजह से वो मॉन्स्टर सामने आ चुका था। ये देखकर सभी लोग हैरान थे और अभी ताओमारो की तारीफ भी कर रहे थे। अब यहाँ गाँव वाले और ताओमारो सब मिलकर उस मॉन्स्टर पर हमला करना शुरू कर देते हैं। वो मॉन्स्टर लगभग मारा गया था पर अभी भी उसके अंदर जान बची हुई थी। इस वजह से वो तुरंत ही वहाँ आसपास के पत्थर उठाकर उस बड़े से लकड़ी के गेट पर मारने लगता है। ये देखकर ताओमारो तुरंत ही उसकी तरफ भागता है पर वो मॉन्स्टर 2-3 पत्थर और फेंकता है और वो गेट टूट जाता है। गेट टूटने की वजह से वहाँ पर एकदम से पानी आ गया था। कुछ गाँव वाले बहकर जाने लगे थे पर ताओमारो के दोस्त उन्हें बचा लेते हैं। ताओमारो भी अभी बड़ी प्रॉब्लम में था, इसलिए उसने तुरंत ही अपनी तलवार जमीन में गड़ा दी थी, जिससे कि वो पानी के बहाव के साथ बहकर ना जाए। अभी वो मॉन्स्टर फिर से रिकवर हो गया था, इस वजह से इन पर हमला करने वाला था, लेकिन इतने में ही वहाँ पर कोई आता है और उस मॉन्स्टर को एक ही स्लाइस में खत्म कर देता है। ये और कोई नहीं बल्कि हाकिमारू था। अब यहाँ ताओमारो हाकिमारू को देखकर शौक था। अब जब सिचुएशन अब ठीक हो जाती है वो तुरंत ही वो मॉन्स्टर तो मारा गया था। अब जब ये लोग कुछ अच्छे से बच जाते हैं, थोड़ी सांस वगैरह ले लेते हैं, तो यहाँ पर ताओमारो हाकिमारू से मिलता है। अभी हाकिमारू जो कि देख नहीं सकता था, वो ताओमारो के अंदर से जो एनर्जी है उसे देखकर हैरान था, क्योंकि उसे वो एनर्जी अपनी ही तरह सेम लग रही थी, क्योंकि असल में उसका छोटा भाई है। यहाँ पर ताओमारो हाकिमारू से पूछता है कि आखिर तुम हो कौन, यहाँ पे कैसे आए। लेकिन तभी डुरुरु गुस्सा करते हुए उससे कहती है कि तुम्हें इससे क्या, इसने तुम्हारी जान बचाई है, तुम्हें इसके लिए हमें पैसे देने होंगे। ये सुनकर ताओमारो तुरंत ही कुछ कॉइंस निकालता है और इन लोगों को दे देता है। अब डुरुरु यहाँ पर पूछती है कि क्या आसपास कोई गाँव है, क्योंकि उन्हें खाने की जरूरत है, तो वो वहाँ जाना चाहते हैं। ताओमारो इन्हें डायरेक्शन बता देता है अपने एक गाँव की। अब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं। अब जब वो खाना खरीद रहे थे तभी उनकी मुलाकात होती है मुनि से। मुनि उन्हें देखकर हैरान था और सोच रहा था कि आखिर इन लोगों ने यहाँ तक का रास्ता कैसे तय कर लिया। अब बाद में तीनों अकेले बैठते हैं, जहाँ पर मुनि उनसे बात कर रहा था और मिलकर उनसे खुश था, लेकिन वो हाकिमारू के अंदर उस एनर्जी को महसूस करता है जो कि उसे धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही थी। इसलिए जाते वक्त वो डुरुरु से पूछता है कि हाकिमारू के साथ तुम संभल कर रहना, क्योंकि ये जल्दी एक मॉन्स्टर में बदल सकता है और इसके बाद इसका खुद के ऊपर से कंट्रोल हट जाएगा। इसके बाद हम हाकिमारू के फादर को देखते हैं, जहाँ पर अभी ताओमारो के जो साथी ताओमारो के साथ गए थे वो यहाँ पर आकर हाकिमारू के फादर, जिसका नाम डैगो है, उसे बताते हैं कि वो एक लड़के से मिले जो कि एक विलेज के दूसरे विलेज के लिए ट्रैवल करता है और रास्ते में मिलने वाले डीमंस और मॉन्स्टर्स को खत्म करता है। ये सुनकर हाकिमारू के फादर समझ गए थे कि ये जरूरी है हाकिमारू है। साथ ही वहाँ पर हाकिमारू की मदर भी थी और वो ये चीज समझ गई थी कि शायद ये उनका बेटा है। अब यहाँ से सीन चेंज होता है। अब हाकिमारू और डोरोरो को देखते हैं जो कि इस वक्त उसी विलेज के कॉर्नर पर आ चुके थे। वहाँ पर जब वो लोग आगे बढ़ने वाले थे तभी वहाँ पर एक और लड़का आता है जो कि उन्हें रोक देता है। वो लड़का उनसे कहता है कि तुम्हें आगे नहीं जाना चाहिए क्योंकि सामने एक दूसरा क्लैन की आर्मी खड़ी हुई है। इस लड़के का नाम सुकुरोकू है और ये पहले इस विलेज में रहता था, लेकिन इसका पूरा विलेज तबाह हो गया और इसकी फैमिली शायद इस बॉर्डर की दूसरी तरफ मतलब दूसरे क्लैन में है। ये भी वहाँ जाना चाहता है, लेकिन अगर ये आगे बढ़ा तो वो आर्मी इसे खत्म कर देगी। इसी वजह से हाकिमारू और डोरोरो को भी रोक रहा था। अब रात के टाइम हम देखते हैं कि सुरुकु को उन्हें बताता है कि अब सभी लोग जा चुके हैं, लेकिन अब दूसरा खतरा है डीमन का, क्योंकि यहाँ पर एक डीमन रहता है जो कि रात में ही अपीयर होता है और उसकी इतने कहने की देरी थी कि तभी वहाँ पर एक सोल डीमन सामने आता है जो कि एक फॉक्स के रूप में आया था और धीरे धीरे कर वहाँ पर और भी कई सारे सोल डीमन आने लगते हैं। हाकिमारू एक के बाद एक उन्हें खत्म करता जा रहा था और जब सुकुरु को ये चीज नोटिस करता है कि उसके पास मौका है यहाँ से भागने का, तो वो तुरंत ही यहाँ से दूसरी तरफ भाग जाता है अपनी फैमिली के पास। ये देखते हुए डोरोरो भी उसके पीछे चली जाती है। इस तरफ हाकिमारू उस डीमन से लड़ रहा था। वो डीमन खुद को कंबाइन करते हुए एक 10 टाइल फॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिस वजह से उसकी पावर बढ़ चुकी थी, लेकिन फिर भी हाकिमारू उससे लड़ता जा रहा था। दूसरी तरफ हम ताओमारू को देखते हैं जो कि ये बात जानकर हैरान था कि उसके फादर अब उस लड़के को ढूंढ रहे हैं जिसने उसकी मदद की थी। उसे पहले तो ये चीज बिल्कुल समझ नहीं आती, लेकिन जब वो अपने फादर से पूछता है तो उसके फादर उस पर गुस्सा कर रहे थे, उससे वहाँ से भगा देते हैं। अब इस तरफ हम देखते हैं कि जब डोरोरो जंगल में शुकुरोकू को ढूंढते हुए आई थी तब उसे जानने को मिलता है कि शुकुरोकू को पकड़ लिया गया है। अब वापस से हम यहाँ हाकिमारू के पास आते हैं जहाँ उसने लगभग उस डीमन को खत्म कर दिया था, लेकिन उसी समय वहाँ पर उसका फादर आ जाता है अपनी पूरी आर्मी को लेकर उसे खत्म करने के लिए। हाकिमारू पूछता है कि आखिर तुम
तुम कौन हो? इस पर एक सैनिक कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे लीडर से इस तरह से बात करने की। अब हाकिमारू जब नोटिस करता है तो उसे खुद के फादर के अंदर जो सोल थी वो थोड़ी सी अलग महसूस होती है। नॉर्मल लोग में उसमें उसे हल्का सा डीमनपन भी दिख रहा था। इस वजह से वो तुरंत ही अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, पर यहाँ पर वो उसे खत्म करे इससे पहले ही बाकी सोल्जर्स भी फाइट करने लगते हैं और हाकिमारू की तरफ कुछ एरो चलाने लगते हैं। इसी वजह से हाकिमारू सही मौका देखकर वहाँ से निकलता है। अभी उसके फादर उसे हाफ बॉर्न डीमन चाइल्ड कह रहे थे, जो चीज हाकिमारू को समझ में नहीं आ रही थी, पर अभी हाकिमारू तुरंत ही वहाँ से भागते हुए सीधा जंगल में आ गया था और एक पेड़ के ऊपर चढ़कर छुप जाता है। वो अभी यही सोच रहा था कि आखिर वो आदमी था कौन और उसने उसे हाफ बॉर्न डीमन चाइल्ड क्यों कहा। इसके बाद फिर से सीन चेंज होता है और हम डुरुरु को देखते हैं, जो कि इस वक्त जब अपनी आंखें खोलती है तो वो अचानक से एक गुफा टाइप की जेल में पहुंच चुकी थी, जहाँ पर सुकुरुकु और बहुत सारे लोग थे। अब वो तुरंत ही सुकुरुकु के साथ से पूछते हैं कि क्या उसने अपनी फैमिली को ढूंढ लिया, जिस पर सुकुरुकु कहता है कि नहीं, शायद वो लोग मारे जा चुके होंगे। अब यहाँ पर डुरुरु एक आदमी के बेल्ट पर नोटिस करती है कि उस पर वही निशान बना हुआ था जो कि हाकिमारू के उस लॉकेट टाइप की चीज पर बना था। तो उसे जानने को मिलता है कि ये असल में इस क्लैन का मार्क है। यहाँ थोड़े अच्छे से समझे तो असल में हाकिमारू का जो फादर है उसका जो क्लैन है ये मार्क उनका है और ये जितने भी यहाँ पर लोग कैद हैं ये उसी क्लैन का हिस्सा थे। लेकिन जो बॉर्डर पर पार करने की वजह से ये सब इस तरफ आए तो यहाँ की आर्मी थी, इन्होंने उन्हें पकड़ लिया। अब तभी डुरुरु ऊपर की तरफ एक हॉल देखती है। वो कहती है कि हम यहाँ से भाग सकते हैं, लेकिन अब बाकी सभी भागने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि उनके हिसाब से ऐसा करना बेवकूफी होगी और वो नहीं भाग पाएंगे। अब डुरुरु हार मानने वाली नहीं थी, वो तुरंत ही वहाँ ऊपर की तरफ चढ़ती है और उस होल को पार करती है। तब एक गार्ड उसे देख लेता है और उसकी तरफ तीर चलाता है, लेकिन सुकुरुकु ने उस गार्ड को पकड़ते हुए डुरुरु को बचा लिया था। अब इस तरफ हम देखते हैं कि ताओमारू जब अपनी मदर के पास आता है और उनसे पूछता है कि आखिर फादर उस चाइल्ड यानी कि उस बच्चे को क्यों मारना चाहते हैं, तो उसकी मदर उसे पूरी बात डिटेल में बताती है। ताओमारू को जानने को मिलता है कि हाकिमारू असल में उसका बड़ा भाई है। यहाँ पर वो ये भी सुनकर हैरान था और उसे अपने फादर के किए कराए पर बहुत ज्यादा दुख हो रहा था। लेकिन तभी उसका फादर वहाँ पर आता है और थोड़ा गुस्सा होता है। अब उसी समय वहाँ पर हाकिमारू की भी एंट्री होती है। हाकिमारू जब इन तीनों को एक साथ देखता है तो उसे उनकी सोल की एनर्जी थी वो बिल्कुल एक जैसी महसूस होती है। वो समझ जाता है कि असल में ये उसकी फैमिली है, लेकिन अब वो ज्यादा देर तक नहीं समझ सकता था क्योंकि इतने में ही अचानक से उसका फादर डैगो उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। इसी वजह से उसे वहाँ से भागना पड़ता है। तभी ताओमारू कह रहा था कि हम हाकिमारू को क्यों मार रहे हैं, तो इस पर उसका फादर कहता है कि अगर हमने हाकिमारू को नहीं मारा तो हमारा पूरा विलेज तबाह हो जाएगा। मैंने डीमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था जिसकी वजह से वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। अब हमें यहाँ पर ये भी जानने को मिलता है कि हमने जिस सोल डीमन को देखा था वो भी इनके प्लान का हिस्सा है। वो इनके विलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर बॉर्डर पर रहती है। अब हाकिमारू यहाँ से भाग चुका था। दूसरी तरफ हम उस गुफा के अंदर देखते हैं जो कि दूसरे क्लैन के लोग की है। वो अभी शुगुरुगु और बाकी सभी से कहते हैं कि उन लोगों को अब मरना होगा। असल में वो लोग वॉर की अनाउंसमेंट करने के लिए इन लोगों को खत्म करेंगे। ये इन लोगों को बांध लेते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर दूसरा क्लैन यानी कि हाकिमारू के फादर का क्लैन आ जाता है, जिसके बाद अब इन दोनों क्लैन में लड़ाई शुरू हो जाती है। अब इस वजह से सही, लेकिन शुगुरुकु और बाकी लोग बच चुके थे। दूसरी तरफ हम हाकिमारू डुरुरु को देखते हैं जो कि मिल चुके थे। डुरुरु बताती है कि उसके कपड़ों पर जो मार्क है वो इसी क्लैन का है। इसका मतलब हाकिमारू उस क्लैन का प्रिंस है। वो लोग तो बहुत ही ज्यादा खुश होंगे उससे मिलके, लेकिन हाकिमारू जानता था कि वो बिल्कुल खुश नहीं होगा क्योंकि वो अभी अभी उनसे मिलकर आ रहा है। वैसे हाकिमारू ने अभी उनका बिहेवियर तो देख लिया था, लेकिन वो फिर भी अपने फादर से फिर से मिलना चाहता था। अब इतने में ही उनके सामने फिर से वही स्पिरिट सोल डीमन सामने आ जाती है, जिसके बाद हाकिमारू उस पर हमला करना शुरू कर देता है और उसका पीछा करते हुए वो उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां उन दोनों क्लैन की फाइट चल रही थी। अब यहाँ पर आते हुए जब वो दूसरे क्लैन वाले जिन्होंने शुकुरुकु को कैद किया था वो जब उस डीमन फॉक्स को देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि वो इसके सामने कुछ नहीं कर सकते क्योंकि दूसरे क्लैन को प्रोटेक्ट करेगी। इस वजह से वो वहाँ से भागने का डिसाइड करते हैं। अब अभी यहाँ हाकिमारू सोल डीमन से लड़ रहा था, तभी वहाँ पर हाकिमारू के भाई यानी कि ताओमारू की एंट्री होती है। ताओमारू को पता चल चुका था कि हाकिमारू उसका भाई है, लेकिन अगर हाकिमारू जिंदा रहा तो उनके विलेज को खतरा आएगा। इसी वजह से वो अभी हाकिमारू को खत्म करना चाहता था। उन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है, जिस दौरान हम देखते हैं कि डुरुरु यहाँ शुकुरुकु के पास आ गई थी और उसे रस्सी से बांध कर रखता है। इस वजह से वो उस रस्सी को अपने दांतों से काटने लगी थी और इतने में ही वो सोल डीमन उनकी तरफ बढ़ती है और उस पर हमला करने लगती है। ये देखकर शुकुरुकु डुरुरु से भागने को कहता है, पर डुरुरु भागती नहीं बल्कि वो हाकिमारू को आवाज लगाती है, जिसके बाद हाकिमारू तुरंत ही अपने भाई ताओमारू की आंख पर एक कट लगाते हुए वहाँ से चला जाता है और इधर आकर सोल डीमन को खत्म कर देता है। इतने में ही
वहाँ पर हाकिमारू की मदर आ भी चुकी थी, जो कि हाकिमारू को देखती है। हाकिमारू ने उस डीमन को खत्म कर दिया था, इस वजह से वो टेंशन में आ गई थी क्योंकि डीमंस इससे गुस्सा होंगे और उनके पास एक गॉडेस की स्टैचू है जिसे उठाते हुए वो गॉडेस से माफी मांगती है। पर बाकी लोग कह रहे थे कि अगर हमने हाकिमारू को खत्म नहीं किया तो डीमन सबसे गुस्सा होंगे और हमारे विलेज को तबाह कर देंगे। जब किसी का ध्यान नहीं था तो उतने में ही हाकिमारू की मदर खुद पर चाकू मार देती है और खुद को सैक्रिफाइस कर देती है और कहती है कि अगर किसी को सैक्रिफाइस करना ही है तो क्यों ना मैं ही कर दूं। वो मर गई थी। वो ये बात भी जानती थी कि उसका जो हस्बैंड है डैगो, वो कभी भी हाकिमारू को स्वीकार नहीं करेगा। इसी वजह से उसके लिए अब जीने का कोई मतलब नहीं। अब तभी हम देखते हैं कि अचानक से कहां उस लड़के के बोर्ड पर जहाँ पर उसकी सोल डीमन जाकर टकराई थी वो बहुत ही तेजी से ग्लो करने लगता है और इसके बाद वहाँ पर एक धमाका होने वाला था, इसलिए सभी वहाँ से भाग जाते हैं। अब उस धमाके के बाद हम देखते हैं कि अभी हाकिमारू, डुरुरु और शोकोरोकु वहाँ पर खड़े हुए थे। तभी वो कुछ लोग वहाँ माउंटेन की तरफ आते हैं। शोकोरोकु को देखता है कि असल में ये उसके पेरेंट्स हैं। ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश था। पहले उसने होप खो दी थी, उसे लगा था कि वो मारे गए, लेकिन असल में यहाँ से वो दूसरे क्लैन में नहीं बल्कि पास के माउंटेन की तरफ चले गए थे, जिस दौरान शोकोरोकु उनसे अलग हो गया था। अब वो उनसे मिलकर खुश था। इस तरफ हाकिमारू और डुरुरु भी अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू करते हैं। रास्ते में जाते वक्त हाकिमारू डुरुरु से कहता है कि मैं इस धरती पर से अभी डीमन को खत्म करूंगा। अभी उसे कई हफ्ते बीत चुके थे वहाँ से निकले हुए, लेकिन फिर भी उसे अपने ड्रीम में अपनी मदर दिखाई दे रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डेगो के विलेज में, मतलब कि हाकिमारू के विलेज में अब फिर से बारिश हो रही थी। ये देखकर वो लोग समझ चुके थे कि डीमंस के साथ उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था वो अभी तक डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। यहाँ हमें जानने को मिलता है कि भले ही हाकिमारू की मदर ने खुद को चाकू मार लिया हो, लेकिन वो अभी तक मरी नहीं थी, बल्कि उन्हें सही टाइम पर बचा लिया गया था। मगर उनकी हालत इतनी खराब है कि वो अभी भी बेहोश हैं और होश में नहीं आई। अब कई हफ्ते बीत चुके थे। हाकिमारू और डुरुरु अपनी जर्नी कंटिन्यू करते ही जा रहे थे, पर डुरुरु थोड़ी सी बोर हो रही थी। वो कहती है कि इस विलेज के पास ही एक हॉट स्प्रिंग है, क्यों ना हम वहाँ चले, पर इस पर हाकिमारू कोई जवाब नहीं देता। अब डुरुरु कहने लगती है कि मैंने सुना है कि उस हॉट स्प्रिंग के पास ही एक मॉन्स्टर को देखा गया। ये सुनकर हाकिमारू रुक गया था, इसी वजह से वो तुरंत ही वहाँ हॉट स्प्रिंग की तरफ चले जाते हैं। अब इसके बाद वो वहाँ हॉट स्प्रिंग में पहुंच चुके थे, जहाँ पर उनकी मुलाकात मुनि से होती है। वो उसे देखकर कहता है कि लगता है आपस में उनका मिलना पहले से लिखा हुआ है। वैसे यहाँ पर अभी कुछ देर तक इसी तरह से वो हॉट स्प्रिंग में एंजॉय करते हैं और जब वो वहाँ से बाहर आते हैं तो कुछ देर बाद अचानक से डुरुरु की पीठ पर एक मैप अपीयर होता है। मुनि बताता है कि शायद ऐसा गर्म पानी लगने की वजह से हुआ। ये मैप डुरुरु की पीठ पर शायद बचपन से बनाया गया होगा। अब डुरुरु को भी यहाँ पर याद आता है और वो बताती है कि उसकी मदर ने एक बार उससे कहा था कि ये मैप मुझे मेरे फादर के ट्रेजर तक ले जा सकता है। साथ ही मदर ने उसे ये भी कहा था कि डुरुरु जब किसी ऐसे पर्सन को ढूंढ लेगी जिस पर वो भरोसा कर सकती है तो उसके बाद उसे उस ट्रेजर को ढूंढने के लिए निकल जाना है। यहाँ पर मुनि कहने लगता है कि शायद तुम्हारे फादर का ट्रेजर बहुत बड़ा होगा, मतलब कि तुम अमीर हो जाओगी, फिर तुम उसके बाद क्या करोगी। लेकिन डुरुरु को यहाँ पर कुछ भी आइडिया नहीं था कि वो फिर क्या करेगी। उसका पहला मिशन तो यहाँ पर अभी हाकिमारू के सारे सेंस को मर्ज करवाना था, क्योंकि अभी तक उन्होंने सारे डीमंस को खत्म नहीं किया है। जब सारे डीमंस खत्म होंगे तभी हाकिमारू के सारे सेंस लौट आएंगे। अब इसके बाद उन्होंने फिर से अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी थी। जब वो जंगल के रास्ते जा रहे थे तभी उन्हें घोस्ट दिखता है, जो कि थोड़ा अजीब था, लेकिन उस घोस्ट के अंदर से कोई भी डेमोनिक एनर्जी नहीं निकल रही थी। इस वजह से हाकिमारू से कुछ नहीं करता। वो घोस्ट यहाँ डुरुरु को पकड़ लेता है, जिस वजह से डुरुरु डर गई थी। वो हाकिमारू से मदद मांगती है, पर हाकिमारू कहता है कि इसके अंदर से कोई भी डेमोनिक एनर्जी नहीं है, इस वजह से हमें इससे कोई खतरा नहीं है। अब जब वो इसी तरह से आगे बढ़ रहे थे तभी कुछ देर बाद वो घोस्ट गायब हो जाता है और उनकी मुलाकात होती है एक दूसरे आदमी से, जो कि उन्हें बताता है कि इस जंगल में घोस्ट घूम रहे हैं, उन्हें रात के टाइम यहाँ नहीं घूमना चाहिए। साथ ही वो आदमी इन्हें अपने साथ चलने को कहता है अपने घर पर। अभी उस आदमी को देखकर यहाँ डुरुरु थोड़ी सी डर रही थी, क्योंकि इस आदमी की आंखें बहुत ही डरावनी थी, पर फिर वो उसके साथ चले जाते हैं। हाकिमारू को उस आदमी के अंदर हल्की हल्की डेमोनिक एनर्जी महसूस हो रही थी, पर वो अभी कुछ नहीं करता। घर पहुंचने के बाद वो बैठे हुए थे, तभी डुरुरु और हाकिमारू उससे पूछते हैं कि आखिर इस जगह को क्या हुआ। तो इस पर वहाँ पर जो लेडी डांस कर रही थी वो हैरान हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। अभी वो आदमी इन्हें बताना शुरू करता है। वो बताता है कि बहुत पहले यहाँ इस विलेज के अंदर एक नन हुआ करती थी, जिसने कई सारे बच्चों को पाल रखा था। सभी को लगता था कि वो एक अच्छी है, लेकिन वो उन बच्चों से काम करवाती थी। बाद में उसने उन बच्चों को दूसरे विलेज के लोगों को बेच दिया, जो कि बहुत गलत था। और जब वो मर गई तो हेवन ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया और इस वजह से वो घोस्ट बनकर यहाँ घूम रही है। अब रात के टाइम हम देखते हैं कि हाकिमारू डुरुरु दोनों ही सो रहे थे। तभी डुरुरु कहती है कि उसे उस
आदमी की बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, जिस पर हाकिमारू कहता है कि मुझे भी नहीं। वैसे अब वो सो गए थे, तभी रात के टाइम डोरोरो की आंख खुलती है। उनके ऊपर एक बीस्ट हमला करने वाला था। ये देखते हुए वो तुरंत ही हाकिमारू को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हाकिमारू सो रहा था। पर अब जब वो बीस्ट हमला करने वाला था, तभी हाकिमारू उठकर उस बीस्ट पर अटैक कर देता है। इतने में ही वहाँ पर एक और बीस्ट आता है और हमें जानने को मिलता है कि इस बीस्ट के अंदर से डेमोनिक एनर्जी निकल रही थी। इसका मतलब ये डीमन है। ये देखते हुए हाकिमारू तुरंत ही उस पर हमला करना शुरू कर देता है। वो डीमन भी समझ चुका था कि वो हाकिमारू को खत्म नहीं कर सकता। वैसे वो फीमेल डीमन है, इसका मतलब वो समझ गई थी कि वो हाकिमारू को खत्म नहीं कर सकती, इसलिए वो वहाँ से भाग जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो आदमी जो कि हाकिमारू और डोरोरो को यहाँ पर लेकर आया था, वो उसी डीमन गर्ल से कह रहा था कि वो चिंता ना करे, वो हाकिमारू और डोरोरो को यहीं पर रोक के रखेगा। अगले ही दिन वो आदमी इन दोनों से कहता है कि ये गांव तुम्हारे लिए सेफ है और यहाँ पर तुम्हें अच्छी भी लोग मिल सकते हैं, इसी वजह से तुम कुछ और टाइम यहाँ रुक सकते हो। जिसके बाद वो दोनों ही बात मान लेते हैं। अब हम देखते हैं कि डोरोरो विलेज की तरफ चली गई थी घूमने के लिए, जहाँ उसे बहुत अच्छे लोग मिलते हैं। वो बहुत अच्छे से उससे बात कर रहे थे, लेकिन उनका बिहेवियर बार बार अजीब होता जा रहा था। ये चीज वो सामने से नहीं दिखा रहे थे, पर डोरोरो ने ये चीज नोटिस कर ली थी। दूसरी तरफ हम हाकिमारू अभी उस आदमी से जो कि उन्हें यहाँ लाया था, उससे कहीं जाते हुए देखता है, इसलिए अब वो वहीं उसका पीछा करने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डोरोरो अभी वहाँ से वापस लौटने के लिए निकल रही थी, तभी उसे जंगल के अंदर एक ट्री हाउस टाइप की चीज दिखती है। वो तुरंत ही ऊपर जाकर देखती है तो उसे वहाँ पर बहुत सारे चावल रखे हुए दिखते हैं। वो सोचती है कि शायद गाँव वालों ने ये मुश्किल वक्त के लिए बचा कर रखे होंगे। वो उन्हें छोड़ती नहीं है और वहाँ से जाने लगती है, पर इतने में ही उसे एक और रास्ता दिखता है। वो तुरंत ही उस लकड़ी को हटाकर जब उस रास्ते की तरफ देख रही थी, पर तभी अचानक से कोई उसे धक्का दे देता है। ये गाँव वाले थे और हमें जानने को मिलता है कि वो यहाँ पर डोरोरो को कैद कर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ हाकिमारू जब उस आदमी के पीछे जा रहा था, तो हमें जानने को मिलता है कि वो आदमी उसे यहाँ इंटेंशनली लाया है। यहाँ पर आने के बाद वो उसी डीमन से कहता है कि वो अब हाकिमारू को खत्म कर सकती है। जिसके बाद वो डीमन वहाँ पर आती है और इनमें लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ डोरोरो जो कि उस अंधेरे कमरे में बंद थी और सोच रही थी कि आखिर वो हाकिमारू से कांटेक्ट कैसे करेगी, तभी वहाँ पर उसे कई सारी आंखें दिखती है जो कि असल में उन्हीं बीस्ट की थी, जो कि वहाँ उस घर के अंदर उन पर हमला कर रहा था। यहाँ पर बहुत सारे उस तरह के बीस्ट थे जो कि अब डोरोरो की तरफ बढ़ने लगते हैं। डोरोरो डर गई थी, पर इतने में ही सामने वही घोस्ट आ जाता है जो कि उन्हें एक जंगल में मिला था। वो घोस्ट इन बीस्ट रुकने को कहता है, पर जब वो बीस्ट नहीं मानते तो वो घोस्ट अचानक से बेबी घोस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कि उसके अंदर से छोटी छोटी बेबी घोस्ट की स्पिरिट निकलती है और उन बीस्ट को भगाने लगती है। अब एक बेबी घोस्ट वहाँ डोरोरो के पास आके उसे बताती है कि उस आदमी ने तुम्हें जो कहानी बताई थी वो बिल्कुल गलत है। यहाँ पर असली कहानी ये थी कि वो जो नन थी जो कि बच्चों को ख्याल रख रही थी, वो बुरी नहीं थी, बल्कि इस आदमी ने उसे खत्म कर दिया और जो बच्चे थे उन्हें भी मार दिया, और वो इसलिए क्योंकि वो इन्हें उस डीमन को वो सभी देने थे। अब असल में रीजन ये है कि बहुत पहले के टाइम पर एक वॉरियर इनके गांव की तरफ आता है और इनके गांव को तबाह कर देता है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर वो डीमन आती है जो कि यहाँ के लॉर्ड यानी कि उसी आदमी से डील करती है कि वो इनकी मदद करेगी, लेकिन इसके बदले उसे ह्यूमन चाहिए होंगे। इसी के लिए इन्होंने फैसला किया कि जो भी यहाँ से निकलेगा वो उसे उस डीमन को खिला देंगे। इसके बदले वो डीमन उनकी मदद करेगी। और अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल हाकिमारू के फादर डैगो की तरह ही है। अब यहाँ डोरोरो की जान बच चुकी थी, इसी वजह से वो वहाँ से निकल आती है। दूसरी तरफ हम हाकिमारू उस डीमन से लड़ता है और उसका एक पंख काट देता है, जिस वजह से वो डीमन वहाँ से भागकर सीधा गांव के पास के एक टावर की तरफ आ गया था। उसने वो टावर तोड़ दिया था, जिस वजह से वहाँ पर आग लग जाती है और धीरे धीरे कर पूरे गांव जलने लगता है। ये आग जंगल के थ्रू उस ट्री हाउस में भी चली गई थी जहाँ पर वो चावल रखे हुए, यानी कि खाना भी अब बर्बाद होने वाला था। सभी गांव वाले ये देखकर दुखी थे। डोरोरो यहाँ पर हाकिमारू से आकर मिलती है और हाकिमारू को सारी स्टोरी बताती है, जिसके बाद हाकिमारू समझ चुका था कि यहाँ का लॉर्ड भी असल में उसके फादर डैगो की तरह ही है। उसने भी सिर्फ खुद के लिए बाकियों को मारने का डिसाइड किया। अभी गाँव वाले अपना खाना जलते हुए देखकर बहुत ज्यादा दुखी थे, लेकिन हाकिमारू को इस चीज की कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे अभी उस डीमन को खत्म करना था। वैसे उस डीमन से लड़ते वक्त उसका एक पैर कट चुका था, इसी वजह से उसे चलने में दिक्कत हो रही थी, पर फिर भी वो किसी तरह से उस डीमन का पता लगाता है। अभी वो पानी के अंदर था, इस वजह से हाकिमारू एक बोट लेके जाता है। उसके हाथ में एक मशाल भी थी। जब वो उस डीमन से मिलता है तो वो डीमन के ऊपर वही आग फेंक देता है, जिस वजह से वो डीमन वहीं जलकर मारा जाता है। हाकिमारू अभी पानी के अंदर गिर गया था, लेकिन जब वो बाहर आता है तो उस डीमन को मारने की वजह से एक स्टैचू डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिस वजह से हाकिमारू की जो स्पाइनल कॉर्ड थी वो रिकवर होने लगी थी और
और इसके बाद डुरुरु को वो दोनों ही वहाँ उस गांव से निकालने लगे थे। अभी गांव वाले रो रहे थे। इस वजह से डुरुरु कह रही थी कि भले ही हमने उस डीमन को खत्म कर दिया, लेकिन इन गांव वालों के साथ बुरा हुआ। पर हाकिमारू उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और उसके दिमाग में भी यही चल रहा था कि अब अगला डीमन उन्हें कहाँ मिलेगा। अब कुछ देर आगे आने के बाद हाकिमारू नोटिस करता है कि डुरुरु उसके साथ नहीं है। वो देखकर हैरान था। दूसरी तरफ हम डुरुरु को देखते हैं जो कि अपना रास्ता पहले ही बदल चुकी थी, क्योंकि वो समझ गई थी कि मुनि की कही हुई बात धीरे धीरे सच हो रही है। हाकिमारू बस अब डीमंस को खत्म करना चाहता है। उसे बाकी की फीलिंग्स में कोई मतलब नहीं है, इसलिए उसने रास्ता बदल दिया था। अब यहाँ से अलग स्टोरी शुरू होती है। मतलब हम देखते हैं कि जब डुरुरु आगे बढ़ रही थी तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो कि डुरुरु को पहले से जानते थे। वो बताते हैं कि डुरुरु के फादर के लिए काम किया करते थे, क्योंकि उसके फादर बहुत रिच थे। अब डुरुरु इस बात से समझ चुकी थी कि लोग असल में उस ट्रेजर के लिए आए हैं। वो तुरंत ही अपनी शर्ट उतार कर अपनी पीठ दिखाती है कि उसकी चेस्ट पर कोई भी मैप नहीं है। असल में वो गर्म पानी की वजह से दिखता है। इस वजह से वो मैप वापस से गायब हो चुका था। ये देखकर पहले तो वो आदमी थोड़ा सा हैरान था, पर फिर वो अपनी आदमियों से कहता है कि इसे फिर भी पकड़ लो, शायद हमें बाद में इससे कुछ जानने को मिले, क्योंकि जरूर उसकी मदर ने इसे कुछ बताया होगा। इसके बाद अब डुरुरु को पकड़कर वहाँ से ले जा रहे थे। डुरुरु उनसे पूछती है कि वो कहाँ जा रहे हैं, तो इस पर वो बताते हैं कि हम एक मिस्टीरियस आइलैंड पर जा रहे हैं, क्योंकि पहला मैप हमें वहीं का रास्ता बताता है। अब पहला मैप जो था वो असल में डुरुरु की मदर की पीठ पर था। ये सुनकर डुरुरु थोड़ी सी हैरान थी, पर फिर वो आदमी बताता है कि उन्होंने डुरुरु की मदर की ग्रेव को खोदकर और उन्हें निकालकर उस मैप के कागज पर बना लिया था। ये सुनकर डुरुरु बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, पर अभी वो कुछ नहीं कर सकती थी। ये लोग उसे पकड़कर सीधा ही वहाँ उस आइलैंड की तरफ ले आते हैं। अब उन्हें पहले उस आइलैंड पर पहुंचना था, जिसके लिए इन्हें पानी से होकर जाना पड़ता है, लेकिन इनके पास बोट नहीं है। अभी वैसे जो आगे का रास्ता है वो उस आइलैंड के आगे ही कंटिन्यू होगा, इसलिए ये आसपास देखते हैं कि तभी इन्हें एक गांव दिखता है। जब वो वहाँ पर आते हैं पता चलता है कि ये गांव पूरी तरह से तबाह हो चुका है, यहाँ पर कोई भी नहीं है। पर तभी उनके सामने एक लड़का आता है जो कि बताता है कि वो इस गांव में रहा करता था, लेकिन कुछ लुटेरों ने आकर गांव वालों को खत्म कर दिया और गांव को तबाह कर दिया। किसी को भी उस लड़के की बात पर यकीन नहीं था, लेकिन फिर वो मान जाते हैं क्योंकि उस लड़के के पास बोट है और वो इसी से अपनी रोजी रोटी चलाता है। और अब वो उसकी बोट में बैठने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पर अभी वो लड़का 2 शार्क की मदद से उन बोट को वहाँ से एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड की तरफ लेके जा रहा था। रास्ते में डुरुरु उस लड़के से पूछती है कि उसका एक हाथ कहाँ गया, जिस पर वो लड़का बताता है कि उसने उसका हाथ इन शार्क को खिला दिया क्योंकि ये भूखी थी। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। तभी वो लड़का हंसते हुए कहता है कि वो जो गाँव वाले हैं उन्हें भी किसी लुटेरे ने ही नहीं मारा, बल्कि मैंने इन शार्क को खिला दिया। अभी मेरी दोस्त बन चुकी हैं। और अचानक से अब यहाँ पर वो आदमी जो कि डुरुरु को पकड़ कर लाया था वो नोटिस करता है कि वो उस आइलैंड पर नहीं जा रहे जहाँ उन्हें जाना है, बल्कि बोट उन्हें दूसरे आइलैंड की तरफ ले जा रही है। इस वजह से वो तुरंत ही उस लड़के को रुकने को कहते हैं, पर अब वो लड़का यहाँ बोट रोक लेता है, लेकिन खुद एक शार्क के ऊपर चला जाता है और दूसरी शार्क से कहता है कि ये उनका खाना है, वो आराम से इसे एंजॉय कर सकती हैं। अब वो लड़का आप वापस से अपने आइलैंड की तरफ लौट गया था जहाँ पर उसका गाँव है। इधर हम देखते हैं कि अभी सभी आदमी जो कि बोट पर थे वो डर गए थे और उन्होंने हार मान ली थी। उन्हें लग रहा था कि अब वो मारे जाएंगे, पर डुरुरु यहाँ पर हार नहीं मानती। वो कहती है कि तुम सब बेवकूफ हो, तुम सच में ट्रेजर ढूंढने के लिए आए हो और तुम इतनी सी शार्क से डर गए। इसके बाद वो एक रस्सी लेती है जो कि वही बोट में रखी हुई थी और उसे अपनी कमर पर बांधकर पानी में कूद जाती है। इसके बाद वो थोड़ा सा नीचे आती है। जब वो शार्क उसे देखती है तो शार्क उसके पीछे करने लगती है। ये देखते हुए डुरुरु तुरंत ही वहाँ से बाहर निकल आती है और जंप करती हुई अब जैसे ही वो पानी से बाहर आ जाती है तो यहाँ पर वो शार्क भी जंप करती है, जिस वजह से वो पानी से बाहर आ जाती है। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए बोट पर बैठे हुए सभी आदमियों ने अपनी अपनी तलवार उस शार्क को मार दी थी, जिस वजह से वो शार्क मारी जाती है। और अब वो लोग उस बोट को सीधा उस आइलैंड की तरफ ले जाते हैं। कुछ देर बाद वो लड़का वहाँ पर पहुँचता है तो वो देखता है पानी में खून ही खून है, मतलब उसकी शार्क मारी जा चुकी है। वो तुरंत ही उस आइलैंड पर आ जाता है जिस आइलैंड पर डुरुरु और बाकी सभी पहुंचे थे। वहाँ पर आने के बाद वो लोग उस लड़के को भी पीटने लगते हैं, जिसके बाद अब उन्हें जानने को मिलता है कि डुरुरु को सच में कुछ नहीं पता। इसी वजह से वो डुरुरु को एक पेड़ के पास बांधकर वहीं आइलैंड पर ट्रेजर ढूंढने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि आइलैंड इतना भी ज्यादा बड़ा नहीं है और उन्हें उम्मीद है कि अगर वो ढूंढेंगे तो उन्हें वो ट्रेजर मिल सकता है। अब दूसरी तरफ हम उसी आदमी को देखते हैं जिसने हाकिमारू को शुरुआत में पाला था। अभी वो यहाँ पर एक डीमन से लड़ रहा था, लेकिन वो डीमन ज्यादा ताकतवर था। इस वजह से वो आदमी उससे ज्यादा देर तक नहीं लड़ पाता और उसे इस तरह की एक्टिंग करनी पड़ती है जैसे कि वो मारा गया हो। अब वो डीमन फिर से उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन इतने में ही हाकिमारू वहाँ पर आकर उस डीमन को खत्म कर देता है। जब वो आदमी यहाँ पर हाकिमारू की तरफ देखता है तो कहता है कि ये पहले तो बहुत ज्यादा बदल चुका है। वो आदमी नोटिस करता है कि हाकिमारू की बॉडी पार्ट्स अब वापस आ रहे हैं और ऐसा शायद डीमंस को खत्म करने की वजह से हुआ है।
हाकिमारू लड़ते हुए देख वो कह रहा था कि मैंने सच में एक मॉन्स्टर को पाला है। बाद में हाकिमारू यहाँ उस मॉन्स्टर से कहता है कि क्या वो आदमी उसके नकली पैर को ठीक कर सकता है। इस पर वो आदमी हाँ करता है और हाकिमारू को उस गुफा में लेकर आता है जहाँ पर वो रहता है। यहाँ में जानने को मिलता है, यहाँ जाने के बाद वो हाकिमारू से पूछता है कि क्या तुम्हें अपने पेरेंट्स के बारे में पता चला, जिस पर हाकिमारू से हाँ कर डिटेल में बात बताना शुरू करता है। हाकिमारू ने उसे भी बताया था कि उसके फादर ने डीमंस के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया था कि हाकिमारू की लाइफ के बदले डीमंस उसके विलेज को प्रोटेक्ट करेंगे। इससे वो आदमी ये समझ जाता है कि अगर हाकिमारू इसी तरह से डीमंस को खत्म करता रहा तो इससे डैगो का विलेज तबाह हो जाएगा। वो हाकिमारू का पाँव ठीक करने से मना कर देता है। ये सुनकर हाकिमारू हैरान था, लेकिन इतने में ही हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ गुफा के दरवाजे के सामने बहुत सारी मिट्टी आ जाती है जो कि नेचुरल हुआ था, पर अब वो लोग वहाँ से बाहर निकल सकते हैं। दूसरी तरफ हाकिमारू की मदर को उस इंसिडेंट के बाद आज पहली बार होश आया था। ताहोमारू वहाँ जब आ रहा था तभी उसका गार्ड उससे कहता है कि तुम्हारी मदर को होश आ चुका है, लेकिन ताहोमारू इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो अभी यही सोच रहा था कि किस तरह से हाकिमारू को खत्म किया जाए जिससे कि उनका विलेज बच जाए। अभी यहाँ पर एक और गार्ड आता है और आकर बताता है कि उन्होंने डुरुरु को एक आइलैंड के ऊपर देखा है। अभी लोग सुनकर वो लोग पहचान जाते हैं कि डुरुरु वही लड़का है जो कि हाकिमारू के साथ घूम रहा था। उन्हें डुरुरु लड़का ही लगता है। वो तुरंत ही अपनी अच्छी खासी फौज लेकर सीधा उस आइलैंड की तरफ निकल जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हाकिमारू भी वहीं होगा। दूसरी तरफ अब हम हाकिमारू को देखते हैं जो कि इस वक्त वहाँ गुफा में मिट्टी खोद रहा था जिससे कि वो एक दूसरा रास्ता क्रिएट कर वहाँ से बाहर निकल सके। वो आदमी कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं, हम अब कुछ नहीं कर सकते, पर हाकिमारू अंत तक हार नहीं मानता और एक रास्ता बना लेता है। हाकिमारू वहाँ बाहर आ गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी डुरुरु बंधी हुई थी। उसे अब नहीं लग रहा था कि वो इस रस्सी को खोल पाएगी जब तक कि खुद वो लोग उसे यहाँ आकर उसकी रस्सी ना खोल दे। अब तभी अचानक से उसकी नजर सामने पानी की तरफ पड़ती है जहाँ वो दूसरी शार्क अभी उस पहली वाली मरी हुई शार्क को खा रही थी और इसके बाद अचानक से वो शार्क एक डीमन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और जमीन पर आकर डुरुरु पर हमला करने लगती है। अभी डुरुरु पहले उस अटैक से बचती है क्योंकि वो पेड़ से बंधी थी। इस वजह से अभी उस शार्क का मुंह सीधा उस जाकर उस पेड़ से टकराया था। इस वजह से डुरुरु आजाद हो जाती है और भागने की कोशिश करती है, पर वो शार्क अभी भी मरी नहीं थी। वो सीधा ही डुरुरु पर हमला करने लगती है, पर इतने में ही हाकिमारू वहाँ सामने आकर उस शार्क को रोक लेता है और हमला कर उस शार्क को खत्म कर देता है। ये देखकर डुरुरु बहुत ज्यादा खुश हो चुकी थी। वो हाकिमारू से पूछते हैं कि आखिर वो उसकी मदद करने के लिए क्यों आया, पर हाकिमारू क्या जवाब देता है। हाकिमारू डुरुरु के बिना नहीं रह सकता क्योंकि वो सबसे अच्छे दोस्त बन चुके हैं। वैसे तभी वो लोग सामने नोटिस करते हैं कि पानी के रास्ते से बहुत सारी जहाज उनकी तरफ आ रही हैं जो कि असल में हाकिमारू के फादर की क्लैन की थी क्योंकि वो लोग यहाँ हाकिमारू को खत्म करने के लिए आ रहे थे। साथ ही ये चीज वहाँ आकर ऊपर बाकी लोगों ने भी नोटिस कर ली थी जो कि यहाँ ट्रेजर के लिए आए थे। अब जब ताहोमारू उसके साथ ही वहाँ पहुँचते हैं तो वो कहते हैं कि उस आइलैंड पर जो कोई भी हो उसे खत्म कर दो, हम किसी को जिंदा छोड़कर कोई पुण्य का काम नहीं करना। और अब वो तीर चलाना शुरू करते हैं जिस वजह से वहाँ उस आदमी के कुछ साथी मारे जाते हैं। वो आदमी समझ गए थे कि ये लोग उसे ही मारने के लिए आए हैं, इस वजह से वो वहाँ से भागने लगते हैं और कहते हैं कि ट्रेजर वगैरह जाए भाड़ में। अब इस तरफ हाकिमारू भी समझ गया था कि ये लोग असल में उसकी तरफ उसी के लिए आए हैं, इसलिए अब वो वहाँ से निकलने लगे थे और थोड़ा ऊपर चढ़ने के बाद वो उसी आदमी इताची से मिलते हैं जो कि डुरुरु को यहाँ पर लाया था। उसी ने डुरुरु को बांधा था। अभी इताची कहने लगता है कि उन्हें भी अभी डुरुरु के फादर का ट्रेजर नहीं मिला, पर डुरुरु गुस्सा करते हुए कहती है कि बेवकूफी भरी बातें बंद करो, हमें पहले यहाँ से जिंदा बचकर निकलना होगा। हाकिमारू कहता है कि मेरे पास एक अच्छा प्लान है, हम उन लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ इताची को प्लान बड़ा अच्छा लगा था। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जब ताहोमारू और उसके साथी वहाँ चढ़ रहे थे तो ताहोमारू के साथियों को कुछ सामुराई दिखते हैं जो कि कह रहे थे कि इताची यहाँ बहुत सारे एक्सप्लोसिव यानी कि उनके हिसाब से बॉम्ब वगैरह प्लांट कर चुका है। अब तभी अचानक से एक धमाके की आवाज आती है, इससे उन सामुराइज की बात सच हो जाती है। ये देखकर अब ताहोमारू के सभी साथी उस डायरेक्शन में बढ़ने लगे थे, पर इस चीज का फायदा उठाते हुए इताची, डुरुरु और बाकी सभी वहाँ से जाने लगते हैं, पर इतने में ही उनकी तरफ तीर चला देते हैं और ये ताहोमारू के साथ ही थे। यहाँ पर हाकिमारू भी आ गया था और अब उनमें फाइट शुरू हो गई थी। इसी दौरान इताची और उसके साथी डुरुरु को वहाँ से ले जाने लगते हैं। अभी हाकिमारू जब ताहोमारू से फाइट कर रहा था तो वो उसके साथी तो उससे कहते हैं कि तुम फादर की तरह बुरे कब हो गए, जिस पर ताहोमारू कहता है कि विलेज को बचाने के लिए हमें तुम्हें खत्म करना होगा वरना विलेज नहीं बचेगा। लेकिन हाकिमारू उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और फाइट पर ज्यादा ध्यान देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी इताची और डुरुरु वहाँ माउंटेन के ऊपर आ चुके थे, जहाँ पर आने के बाद उन्हें बहुत सारे स्टैचू दिखते हैं। इताची कहने लगता है कि मैंने मैप के अंदर ऐसे स्टैचू देखे थे, शायद वो ट्रेजर आस पास ही कहीं हो। वो ये भी कह रहा था कि भले ही आज मैं मारा जाऊं लेकिन मरने से पहले मुझे एक बार वो ट्रेजर देखना है। इतने में एक तीर आकर उसे लगता है। अब वो भी गुस्से में हमला करने के लिए तैयार था, पर एक
एक कर बाद में उसे बहुत सारे तीर लगने शुरू हो जाते हैं। असल में ताओ मारो भी बहुत बड़ी आर्मी वहाँ पर लेकर आया था। डुरुरु तो अभी डर कर वहाँ उन स्टैचू के पीछे छुप गया था, लेकिन गलती से वो एक स्टैचू को हिला देती है, जिस वजह से वो स्टैचू वहाँ से नीचे गिरने लगता है। वो सारे स्टैचू धीरे धीरे ताओ मारो के आदमी को लगते हैं। इस वजह से वो सारे आदमी नीचे की तरफ गिरने लग जाते हैं। अब यहाँ पर एक नया रास्ता ओपन हो चुका था जहाँ डुरुरु और इताची जाकर गिरते हैं। वहाँ पर सोना ही सोना था, लेकिन सोने को देखकर जब इताची आगे बढ़ने लगता है तभी वो मारा जाता है। डुरुरु इस चीज से खुश था क्योंकि उसने इताची की जो लास्ट विश थी वो पूरी कर दी। इसी तरफ हम देखते हैं कि अभी जब हाकिमारू और ताओमारू लड़ाई कर रहे थे तभी अचानक से वो लड़का जिसकी वो शाक वो वहाँ ऊपर की तरफ आता है और उनसे कहता है कि तुम सब यही मारे जाओगे। जिसके बाद उसके पास जितने भी एक्सप्लोसिव्स थे वो उसने वहाँ पर फोड़ दिए थे। पूरा आइलैंड कांपने लगा था। इस तरफ डुरुरु तुरंत ही हाकिमारू के पास आती है और हाकिमारू से वहाँ चलने को कहती है। हाकिमारू जिसने ताओमारू को जिंदा छोड़ दिया था वो डुरुरु के साथ मिलकर उसी बोट पर निकल जाता है जिस बोट को उन्होंने उस लड़के से लिया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ताओमारू जो कि अब वापस से अपने गांव में लौट आया था, वहां पर आकर वो देखता है कि उसका गांव फिर से महामारी झेल रहा है क्योंकि खाने की कमी होते जा रही है और लोग बीमार पड़ रहे हैं। वो समझ गए थे कि उन्होंने फिर से हाकिमारू को जिंदा जाने दिया, इसी वजह से डीमन उनसे गुस्सा है। पर अब ताओमारू फैसला करता है कि वो हेल ऑफ डीमन जहाँ पर अभी सभी डीमन के स्टैचू हैं वहाँ जाकर डीमन से बात करेगा। दूसरी तरफ हाकिमारू और डुरुरु एक दूसरी जगह पर आ चुके थे। उन्हें बहुत लंबी जर्नी तय करनी थी। यहाँ पर जब वो पहुंचते हैं तब तक स्प्रिंग मौसम भी आ चुका था। अभी आगे बढ़ते हुए वो एक लड़के से मिलते हैं जो कि असल में खुद डीमंस को खत्म करता है और वो ये काम 6 महीने से करता आ रहा है। वो हाकिमारू और डुरुरु से यहाँ पर रहने वाले एक बहुत ही खतरनाक डीमन के बारे में बताता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन हाकिमारू को उसकी कोई भी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। पर बाद में उस डीमन को खुद अपनी आंखों से देखते हैं। ये डीमन उन डीमंस की तरह नहीं था जिनसे वो अभी लड़कर आए हैं। अब हाकिमारू उससे भी लड़ना शुरू कर देता है, लेकिन इससे लड़ना और ज्यादा मुश्किल हो रहा था क्योंकि इस डीमन को जो टेल है वो अभी जिंदा है और वो किसी भी डीमन से कम नहीं है। अभी हाकिमारू जब इस डीमन से लड़ता है तो उसकी टेल डुरुरु की तरफ बढ़ती है, जिस वजह से हाकिमारू वहां भी पहुंचकर अब उसकी टेल को संभालने लगता है। तभी लोगों को जानने को मिलता है कि वो लड़का जो कि अभी अभी इन्हें मिला था वो उस डीमन के साथ ही है। असल में वो लड़का इस डीमन का सर्वेंट है। ये देखकर हाकिमारू हैरान था। अब हाकिमारू फिर से उससे लड़ने वाला था, लेकिन इतने में अचानक से वो पहाड़ी टूटकर गिरने लग जाती है, जिस वजह से हाकिमारू और डुरुरु वहां से नीचे गिर जाते हैं। अब जब उन्हें होश आता है तो यहाँ डुरुरु देखती है कि उसका जो एक हाथ था वो वहाँ दूसरे पत्थर के नीचे फंसा हुआ था। धीरे धीरे अब नीचे से पानी भी बढ़ना शुरू हो जाता है, जिस वजह से डुरुरु वहाँ अंदर कैद हो सकती थी। अब हाकिमारू उस पत्थर को हटाने की कोशिश करता है। हम जानते हैं कि हाकिमारू के हाथ अभी तक असली नहीं आए हैं, इस वजह से जब वो पत्थर को धक्का दे रहा था तो इस चीज से उसके हाथ उतनी पावर नहीं लगा पा रहे थे, बल्कि अब वो लकड़ी के हैं, इसी वजह से वो टूटने भी लगे थे। लेकिन हाकिमारू यहाँ पर हार नहीं मानता और वो कोशिश करता जाता है, जिस वजह से उसका एक हाथ अब टूट चुका था और पानी धीरे धीरे उसके ऊपर आ रहा था। इस वजह से डुरुरु भी डूबने वाली थी, पर इतने में ही मुनि वहाँ पर आ जाता है और उन्हें बचा लेता है। अभी हाकिमारू के हाथ ठीक नहीं थे, लेकिन फिर भी वो किसी तरह से लकड़ी के वापस से अपने हाथ रेडी करता है और तलवार फिट करके निकल पड़ता है उसी डीमन से लड़ने के लिए। अब जब हाकिमारू वहाँ पहुँचता है तो अचानक से वो डीमन उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन हाकिमारू ने उस पर अटैक करना शुरू कर दिया था। वो डीमन का चेहरा काट देता है, लेकिन अचानक से डीमन के चेहरे पर से एक दूसरा चेहरा निकलने लगता है। डीमन ने यहाँ उस लड़के को खो लिया था जो कि उसका सर्वेंट था, जिसके बाद डीमन की बॉडी फिर से बदलने लगी थी। कुछ देर बाद डुरुरु भी यहाँ इस तरफ आती है तो वो देखती है कि वो जो डीमन था उसकी बॉडी पार्ट अलग अलग डले हुए थे। ये तो समझ गई थी कि हाकिमारू ने उसे मारा है, लेकिन इतनी बुरी तरह से देखकर वो डर गई थी। वो आगे बढ़ता है तो उसे हाकिमारू दिखता है जो कि वहाँ उस लड़के को जो कि उस डीमन उसकी गर्दन को काट रहा था। इसके बाद भी वो हाकिमारू की बॉडी रिकवर नहीं हुई थी, इस वजह से वो बार बार उस डीमन को तलवार मारता है, पर फिर भी उसकी बॉडी वापस नहीं आ रही थी। इस वजह से वो जोर जोर से चिल्ला रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ताओमारू जो कि अब हेल ऑफ डीमन में पहुंच चुका था, वहाँ पर आकर वो देखता है कि एक और डीमन स्टैचू टूट गया है जिसे हाकिमारू ने अभी अभी खत्म किया था। ये देखकर वो फिर से हैरान था। वो सोच रहा था कि आखिर हम हाकिमारू को कैसे रोकेंगे। अब वापस से हम यहाँ हाकिमारू के पास आ जाते हैं जो कि अभी उसी मॉन्स्टर को मारते हुए कह रहा था कि लगता है अब मुझे डीमंस खत्म कर मेरी बॉडी नहीं मिलने वाली। वो डुरुरु से कहता है कि शायद इस वर्ल्ड का आखिरी डीमन मेरे फादर है, इसका मतलब मुझे उन्हें खत्म करना होगा, तभी मेरी पूरी बॉडी मुझे मिलेगी। इसके बाद वो वहाँ से निकलने लगता है और ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। आगे की खतरनाक प्लॉट रिलेटेड स्टोरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।